हमारा हृदय मालिक के हृदय से जुड़ गया है। मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। दिल की गहराइयों से मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। मालिक से प्रार्थना करें कि आज जिस विषय पर बात करने के लिए हम एकत्र हुए हैं, उसे उस विषय में हमें मार्गदर्शन करें, ज्ञान प्रदान करें। और एक सूक्ष्म सुझाव, एक सटल सजेशन लीजिए। जिस काम के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, मालिक ने हमें एक सौभाग्य प्रदान किया है, वो काम सक्सेसफुल है। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। क्षमा चाहूंगा, पहले तो आज पहली बार मैंने ये इस्तेमाल किया है हेडफोन का। गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, लेकिन शो मस्ट गो ऑन वाली बात है, तो काम तो हो ही रहा है, कुछ फर्क तो पड़ ही गया है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो सहज मार्ग का आप लोगों सभी के लिए भी है, विस्पर्स का, उस पर बात करना, मैंने क्या बात करूं मुझे भी खुद समझ में नहीं आता। इतना लंबा चौड़ा टॉपिक कितनी देर में संभव करना, लेकिन कोशिश करेंगे। कुछ नए लोगों की क्वेरीज आई थी कि ये है क्या, बिल्कुल नए, तो उनके लिए छोटा सा पहले बात कर लें। वेदों में एक शब्द तो उन लोगों ने सबने सुना होगा, श्रुति। श्रुति क्या है? हम लोग जो आम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बातचीत जो नॉर्मल करते हैं, ग्रॉस लेवल पर जो करते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते कि कोई और डायमेंशन भी है जहां से बातचीत की जा सकती है। तो वो क्या चीज है? पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो इतने प्योर हुआ करते थे, और वो जो सटल वाइब्रेशंस ऊपर से आते थे उनको कैच किया करते थे। वो ऊपर से जो चीज उतरती थी, अब आपने ट्रूथ इटर्नल भी पढ़ा होगा, तो उसमें भी श्रुति की बात आई है। वो श्रुति क्या है? वो श्रुति यही है, हायर रीम्स से जो चीज उतर रही है उसको बिना सुने ग्रहण करना, ये है, ये श्रुति है। बिल्कुल प्योर हार्ट, रिसेप्टिव हो, बहुत प्योर हो, पूरा साइलेंस हो, और उच्च लेवल तक इवोल्व जब हो, तब ये काम होता है। ऐसे हम लोग तो इम्पॉसिबल सा मानते हैं अब, कि दो आदमी बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। हम लोगों की समझ से बाहर की चीज है ये। चारी जी ने कहा था, आप क्या वेल्स को देखिए, पानी के अंदर वो पानी की तरंगों से कम्युनिकेट करती वेल, जस्ट इमेजिन। वो कहते हैं कि मनुष्य के पास कोई जमाने में ये आर्ट थी, हमने उसको करप्ट कर दिया और हम उसको स्पीच के लेवल पर आ गए, ले आए। बहुत पहले मनुष्य में ये हार्ट टू हार्ट बात करने की एक आर्ट थी। वो कहते हैं रडार क्या है? रडार का इन्वेंशन हुआ, बैट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसको लेकर के रडार का इन्वेंशन हुआ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं। तो सहज मार्ग में जो अगर हम बात करें इस तरह की विस्पर्स की, तो दो तरह की चीजें हुई। पहली तो जो लाला जी का इंटर कम्युनिकेशन था, जो कि अब रिलीज हुआ है, एक पार्ट पहले आया था, 3 पार्ट टोटल है, 3 पार्ट रिलीज हुए हैं, प्री बुकिंग हुई है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो तो है 1944 से लाला जी का इंटर कम्युनिकेशन, जिसमें कि आप लोग सब जानते हैं, उसमें कृष्ण से लेकर विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, राधा और तमाम लोग, शिव जी, तमाम लोग शामिल हैं। एक तो वो लेवल का इंटर कम्युनिकेशन है, उसकी हम सेकंड बात करेंगे बाद में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं
अभी हम लोगों को जो 5 वॉल्यूम हैं जिस विस्पर्स फ्रॉम द राइटर वर्ल्ड के, जो कि हमको मेल पर भी मिलते हैं और हम उनको पढ़ते हैं, वो किसने दिए? नए लोगों के लिए है। तो ये फ्रांस की एक थी लेडी, बहुत प्यारी अभ्यासी, बाबूजी की बहुत प्रिय, बिल्कुल समर्पित अभ्यासी, जो कि कोई 20 साल से फिजिकल उनको प्रॉब्लम हुई, वो एक कमरे में कैद हो गई और उन्होंने बाबूजी से ये ग्रहण किए संदेश। उनको जो संदेश आए उन्होंने अपने हाथ से उतारे, वो फ्रेंच में थे, वो फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए और फिर बाद में हिंदी में ट्रांसलेट हुए। इनको प्यार से दादी मामा कहते हैं, हम उनको मीडियम कहते हैं और बाबूजी उसे पेंसिल कहते हैं। बहुत ही प्यारी अभ्यासी, नए लोगों के लिए जो जानना चाहते थे ये क्या है। तो अब ये है क्या, इस इसमें जो मैसेज आए अधिकांश तो बाबूजी वाले हैं। कुछ एक अगर आप देखें तो कभी से चारी जी की माता जी जानकी जी, सुलोचना जी मामी जी के, और स्पिरिचुअल एंटिटी अभी आप लोगों का सबने सुना, जिन्होंने दादी से भी जो वार्तालाप हुआ था अभ्यासियों का, उसमें बताया था स्पिरिचुअल एंटिटी क्या है। उस स्पिरिचुअल एंटिटी के मैसेज हैं कुछ एक, और कुछ एक मैसेज हैं जैसे एक वर्नरेबल है, एक एनवो है, कोई मैत्रेयी है। ये सब बहुत हायर लेवल की इवोल्ड सोल्स थी जिनसे कि कम्युनिकेशन उनका हुआ और उन्होंने ये सब चीज उतारी, फ्रांस में उतारी, फ्रेंच में उतारी, और बाद में वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई और फिर हिंदी में ट्रांसलेट हुई, ये प्रोसेस। तो इसकी खास बात क्या है विस्पर्स की? मुझे जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट लगता है विस्पर में, वो लगता है रिपीटिशन। सब बात को अगर छोड़ दिया जाए तो रिपीटिशन मुझे इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है। अब रिपीटिशन के लिए मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बताऊं, मैं भी इस चीज का शिकार था पहले, कि रोज रोज क्या एक की एक चीज पढ़नी। हमारे पास अगर आप देखते होंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे मैसेज आते हैं और हम उनको स्क्रॉल कर जाते हैं, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, कोई बहुत अच्छा लगता है, मैंने हमारा अपना सिलेक्शन होता है मालिक के मैसेज के लिए भी, कि मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं पढ़ूंगा। ये तो सब पढ़ चुके हैं। बाबूजी महाराज विस्पर में रिपीटेशन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। इस संबंध में एक बार दादी ने भी बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, किसी ने सवाल कर दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि साहब ये चीजें बार बार हमारे सामने क्यों रख दी जाती हैं, वही वही चीजें क्यों रख दी जाती है बार बार? दादी ने उत्तर दिया, भाई आप पालन नहीं करते इसलिए बार बार रख दी जाती है। तो जो चीज मैं पालन कर चुका वो तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस चीज का मैंने पालन ही नहीं किया वो अगर 100 बार भी मेरे सामने रख दी जाए तो कम है, उसे मुझे 101 बार भी पढ़ना पड़ेगा। जबकि टेंडेंसी हमारी ये रहती है, ये प्रैक्टिकल देखे आप, मैं कोई ये किताबी बात नहीं बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पर तो मैसेज सब ग्रुप्स के आते ही है ना, तो बस ये चीज तो पड़ी हुई है मेरे, उसको तो मैं पलट देता हूँ, देखता ही नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है पढ़ता हूँ। बाबूजी बार 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 इसमें वही बात लगभग घुमा, क्योंकि वो शब्दों के जादूगर थे, घुमा फिरा के रिपीट करते हैं। अब इस रिपीटेशन में एक जो खास बात मुझे लगी और आप लोगों को भी लगी होगी, कि कई बार लगता है कि जैसा मैसेज मेरे लिए है। ये और बड़ी जी आप कंडीशन जरा है। अपने आप को एक मिनट जी कुछ इको कर रहा साउंड। अरुणा हेलो, जी आप जरा म्यूट पर डालेंगे प्लीज। अरुणा शाह। जी तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो चीज मैंने इम्प्लीमेंट ही नहीं की, जो मैंने सीखी ही नहीं, उसको मैं कैसे कह सकता हूँ मैं रिपीट ना करूँ? एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम अपने चॉइस से ये क्यों समझ लें कि ये चीज मेरे कोई बहुत काम की नहीं है या कोई की चीज। दूसरी चीज, तो रिपीटिशन इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे ये रिपीट होगा किसी न किसी दिन मैं ये समझ पाऊंगा कि ये मेरे लिए थी और मुझे इसे इंप्लीमेंट करना है। किसी न किसी दिन ऐसा होगा कि मुझे ये चीज अंदर से लगेगी कि बाबूजी महाराज बार बार ऐसी चीज कह रहे हैं और मैं ये नहीं कर रहा हूं, और उस दिन मैं हो सकता है ये कर पाऊं। तो इसमें है क्या, इसमें उन्होंने जो मैसेज दिए अधिकांश तो मीडियम को है, बिटिया कह करके उन्होंने संबोधित किया है, चारी जी को उन्होंने सन कह करके संबोधित किया है, और कुछ मैसेज जनरलाइज किए हैं पूरी मानवता के लिए। चलिए हम एक चीज भूल गए पहले, वो सीमा जी डाल दीजिए, वो पोस्ट वो डाल दीजिए, मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ पहले। सीमा जी
सीमा जी, सीमा जी आप म्यूट पे हैं क्या? हाँ जी, या मैं डाल रही हूँ, जी डाल जस्ट दीजिए पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट। जी। तो अभी हम देखेंगे कि दाजी और चारी जी ने इन संदेशों के बारे में क्या कहा है। ये आपके उस पर चैट बॉक्स में आएगा, आप पढ़ लीजिए, मैं उसको बोल दूंगा जरा। सबसे पहले तो मीडियम क्या कहती है, देखिए। मे आई बी नथिंग बट लव एंड लाइट टू सर्व यू, एन इंस्ट्रूमेंट एवर सो टाइनी, सोली गाइडेड बाय यू। प्रेम भरा हृदय है इस मीडियम का, ये मीडियम कहती है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कहते हैं। My invitation to the नमस्कार reader सर। is to set aside all preconceived notions and prejudices वाइस में and read what follows, and then judge with the heart, बोल for the heart, nourishing our very soul, allowing higher meditative states to flower in our consciousness. देखिए क्या बात करते हैं, क्या कह रहे हैं। हमको सारा जो हमारा प्रिजुडाइस है एक तरफ रख देना है। ये मैं बाद में बात करूंगा कि हाउ टू रीड में बात हुई है। सबसे पहले जरूरत ये है कि जो भी हमने नोशन बनाया है उस विस्पर के बारे में उसको एक तरफ रख देना, और उसके बाद में हम उसको पढ़ पाएंगे ठीक से, अदरवाइज हम उसका मतलब ठीक से नहीं निकाल पाएंगे। I pray that we all can appreciate the beauty of our message, divine deep into them. Let the music of this unique love sing to our hearts, its quintessence nourishing in very soul, allowing higher meditative state to flower in our whole consciousness. Dear Moma's yearning, her pure, receptive and yielding heart, her cheerful acceptance and utter surrender to her beloved is the that invites us to join her in the amazing journey through these whispers. I invite one and all to pay homage to dear Mama and her beloved Babuji, my great master, who has gifted us with this unique treasure. May the flame of love in these messages set our hearts alight so that together we can become love and unite with the ultimate source. चारी जी कहते हैं, I invite the readers of this book to set aside their doubts. Message addressed to me, many to another abhyasis of mission, and many also of general relevance, and not addressed to anyone in particular, but to the whole of the humanity, threatened with instant extinction by the forces of hatred, willful violence, and religious bigotry. यहाँ हम बात करते हैं अब, ये जो बात बताई गई है इसमें कि हमको किस तरह से पढ़ना है, आर्ट क्या है। एक तो एकदम एंड में मैं बताऊंगा कि बाबूजी ने बताया था एक अमेरिकन है रॉबिन क्लिंगर, वो कैसे पढ़ता है। मैंने वो भी एक एक्सपेरिमेंट किया, हम लोग शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हाउ टू रीड। तो सबसे पहली शर्त तो पढ़ने की ये हुई कि हमारी मेडिटेटिव कंडीशन होनी चाहिए, और मेडिटेटिव कंडीशन सबसे अच्छी कौन सी है, आप सब जानते हैं, ध्यान के बाद। तो उस समय तो जैसे हम आश्रम वगैरह सब जगह देखते हैं पढ़ा जाता है, अदरवाइज भी अगर हमको पढ़ना है, मान लीजिए इच्छा हुई पढ़ने की, तो सबसे पहले एक मेडिटेटिव स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी। एक ऑर्डिनरी किताब की तरह इसको नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, साइलेंस, हार्ट फुल ऑफ लव, उसको पढ़ने के लिए ओपन एंड रिसेप्टिव, सब चीज भूल करके। वो जो बात हुई थी कि हमारे कोई भी डाउट्स, कोई भी नोशंस भूल करके ओपन, रिसेप्टिव, साइलेंट एंड प्योर, ओपन, फुल ऑफ लव। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद पढ़ने से पहले हम ज्ञान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, चारी जी कहते हैं ईस्ट और वेस्ट में यही डिफरेंस है। वेस्ट में वो कहते हैं नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड बाय रीडिंग बुक्स, और ईस्ट में हम कहते हैं नॉलेज, ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं किया जाता, गुरु के चरणों में बैठकर भीख मांगनी पड़ती है ज्ञान के लिए। ज्ञान पढ़ करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, ज्ञान के लिए तो भीख मांगनी पड़ेगी। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, मुझे सिखाएं, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग।
और इसके लिए सामान्य किताब भी पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए भी प्रार्थना करके किताब शुरू करनी चाहिए कि मेरा स्तर ही नहीं है ये रामचंद्र की संपूर्ण कृतियां, ये 10 मैगजीन्स, ये किस लेवल से लिखे गए हैं। अब ये क्यों नहीं समझ में आते, लोग कहते साहब वो तो बहुत डिफिकल्ट है, समझ में ही नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता कि मेरा वो लेवल ही नहीं है। अगर मान लीजिए मेरा उस लेवल इवोल्यूशन नहीं है, तो मैं एक प्रार्थना तो कर सकता हूँ कम से कम बैठने से पहले मेरे मालिक से, एक पन्ना जब भी किताब खोलूं उससे पहले, कि प्लीज मुझे समझाइए। जैसा कि आजकल आप देखते होंगे दाजी ट्रूथ इटर्नल जब कराते हैं तो उससे पहले प्रार्थना कराते हैं, तो वो हमको रेगुलर करनी चाहिए, और विस्पर्स के लिए तो बहुत जरूरी है। फिर हम प्रार्थना करेंगे उस कंडीशन की जिसमें वो दिया गया है, कि मालिक हमें वो कंडीशन दे जिस कंडीशन में वो दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये, जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना है विस्पर पढ़ते वक्त। मुझे एक लाइन समझ में आई या मुझे नहीं आई, मैं जजमेंटल नहीं हो जाऊं कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये कम है या ये ज्यादा है। सभी पंक्तियां, सभी लाइनें एक सी है। ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है, मेरा लेवल ऑफ इवोल्यूशन नहीं है, मुझे नहीं समझ में आया, एक दिन मुझे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। और बहुत जरूरी चीज ये कि दिमाग के बजाय सीधे दिल में उतर जाने दीजिए, ये आर्ट है। जरूरी नहीं मैं उसमें दिमाग लगाऊं क्या कहा गया है, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ। ये इंटेलेक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अध्यात्म में। इसलिए मैं भी देखता हूँ कि गांव वाले बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लेते हैं, उनको जो कह दिया गया है वो मान लेते हैं, वो बहस नहीं करते ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों कर दिया। वो उनको है कि हमसे ज्यादा जानते हैं शहर वाले, और ये जो कह रहे हैं ये ठीक है। तो हमको इसी तरह बिल्कुल अनपढ़ होकर के मान लेना है कि जो बाबूजी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है, मेरा अज्ञान है कि मुझे नहीं समझ पा रहा। लेकिन ये क्या है, ये क्यों है, मैं किसी से डिस्कस करूंगा ऐसा क्यों कह दिया गया, ये सब बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पेशेंस बहुत जरूरी है। आज नहीं समझ में आया है, हो सकता है किसी दिन मेरी कंडीशन होगी, उस दिन मुझे समझ में आएगा, तो मुझे पेशेंस रखना है। इसको मुश्किल नहीं मानना है कि साहब ये तो बहुत मुश्किल, नए लोगों के लिए है चीज, पुराने लोग जो समझते हैं पढ़ते हैं उनके लिए तो ठीक है, कि मैं ऐसा नहीं मान लूं कि ये कोई मुश्किल चीज है। धीरे 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 मैं पढ़ूं, एक दिन जरूर समझ में आया। ये हम सब लोगों के साथ हुआ है और होगा। और आजकल तो बहुत आसान हो गया, हिंदी में आ रहे हैं। आप लोग जब शुरू में पढ़ते थे तो इंग्लिश में होते थे, तो मुझे तो कुछ शब्द ही समझ में नहीं आते थे, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड में रहा हूँ। आजकल तो खैर बराबर पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं शुरू में जब आया था तो मेरे लिए सटल और मुंडेन ये नए शब्द थे, मैंने कभी सुने ही नहीं थे क्या होते हैं। तो मुझे पूछना पड़ा, भैया ये सटल होता क्या है। तो ये बिल्कुल पेशेंस वाली बात है कि जैसे जैसे आपका इवोल्यूशन होगा, आपकी साधना होगी, आपका गुरु से प्रेम होगा, आपकी प्रोग्रेस होगी, वैसे वैसे इसके अर्थ अपने आप खुलते जाएंगे। अब पढ़ने के बाद इस पर मनन करना है। मनन करना है, कैसे पढ़ना है ये अपन बाद में बताएंगे, किस तरह से इसको प्रैक्टिकल अभी एक अपन करेंगे कि कैसे करना है। तो इसमें मनन करना है, खाली पढ़ के छोड़ नहीं देना है कि पढ़ लिया और चले गए। कई बार होता है उठे, मेडिटेशन किया, पढ़ लिया, और उसके बाद तो अपने को अपना चाय और पेपर दिखता है सीधा, तो विस्पर पढ़ा और न्यूज़पेपर में चला गया, क्या मतलब रहा। थोड़ी देर सोचें, 5 मिनट ही सही, तो कह क्या रहे हैं उसमें, मैं ये कर रहा हूँ, क्या मैं ये मेरे लिए ये है, अगर वो कह रहे हैं तो मुझे क्या ये करना चाहिए। जो भी मेरी सिचुएशन है मैं अपने ऊपर उसको एक बार लागू करूं कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि कई बार ये लगेगा कि ये मेरे लिए है। उस पर हम थोड़ा विचार करें, और उसके बाद कोई भी तरह का डाउट ना हो। कुछ लोगों के साथ होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या है, ये कोई हो गया क्या, ये कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। बस जो कह दिया वो कह दिया। और लास्टली ये माने कि ये मालिक के ऑर्डर्स है जिसकी पालना करनी है, खाली इसको पढ़ना नहीं है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, समझने से भी कुछ नहीं होगा, श्रवण मनन क्रॉस करके मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो वही बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, एक चेकलिस्ट बनाओ, तो इसकी भी एक चेकलिस्ट बने कि कहाँ कहाँ क्या कहा गया है। एक जगह नोट करें कुछ उसके, देखिए पूरा विस्पर नहीं नोट कर पाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट 4-4 लाइनें नोट कीजिए हर विस्पर की। एक जगह एक डायरी बनाइए, पर्टिकुलर विस्पर डायरी, 4 लाइन मैंने नोट कर ली कि ये लगी थी मुझे कुछ अच्छी इसमें से, और उसको मैं थोड़े अंतराल पर फिर पढ़ूं, और मैं समझूं कि ये जो कह रहे थे इसका कुछ हुआ क्या, कुछ मैंने किया क्या इसमें। तो ये तो तरीका हुआ हाउ टू रीड। अब इसमें आएगा क्या, इसमें साहब बहुत सारी यूजफुल टिप्स एंड टेक्निक्स आएगी। वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर जनरेशंस, फॉर जनरेशंस। सिर्फ अभ्यासियों के लिए नहीं, सभी के लिए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इसमें
ऐसी, मैं फॉरगेट अबाउट मेडिटेशन, फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, ये तो सब आएगा ही आएगा। इसमें आपको बीमारियां जैसे थायराइड प्रॉब्लम की भी आपको इसमें मिल जाएगा कि थायराइड क्यों होता है। आजकल थायराइड बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। 30 साल पहले कोई थायराइड के बारे में जानता ही नहीं था कि है क्या। आजकल हर घर में थायराइड पेशेंट मिल रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो इसमें आपको सब चीजें मिलेगी। मेडिकल के फील्ड में क्या होने जा रहा है, एनर्जी की फील्ड में क्या होने जा रहा है, क्या डिस्ट्रक्शन होने वाला है, क्या चीजें आने वाली है, सारी चीजें मिल जाएगी इसमें। नहीं, इतना बड़ा भंडार है कि आप कह ही नहीं सकते कि खाली कोई स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड है। बहुत सारी चीजें आएगी, कहाँ क्या हो रहा है पृथ्वी पर। वो कहते हैं यार तुम लोग अभी नर्सरी में हो, ये कुछ भी नहीं है, जितना डेवलपमेंट देख रहे हो कुछ भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें क्या होगा। तो ये क्या है, ये हायर रीम्स से जो प्रेम की वर्षा है, शॉवर है समझ लीजिए, उसमें भीग जाना है जो वो दे रहे हैं अपने को उसमें। ये कहते हैं कि ये इट्स दाजी कहते हैं इट्स कोडिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन गुरु एंड डिसाइपल। ये कोडिफाई करता है क्या होना चाहिए, क्या अभी है स्टेटस और क्या होना चाहिए, ये करता है। तो हमारी जर्नी में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, इसमें क्या ठीक किया जा सकता है, कैसे मेरा कैरेक्टर फॉर्मेशन हो सकता है। चार्य जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और वो मैंने नोट कर ली। वो कहते हैं कि इफ यू आर सिंसियर रीडिंग इन दिस व्हिस्पर्स, तो बहुत सारे संस्कार तो वैसे ही निकल जाएंगे। मुझे बहुत जानकर झटका लगा था ये चीज कि उन्होंने कहा कि अगर आप सिंसियर हैं, मुझे पता नहीं सिंसियर का मतलब क्या है, वही बात हो गया कि सिंसियर अभ्यासी की डेफिनेशन क्या है। चार्य जी कहते हैं इफ यू आर सिंसियर, तो बहुत सारे संस्कार तो मियर रीडिंग विस्पर से ही निकल जाएंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें इतनी सारी टिप्स दी हुई है। साहब कहते हैं मेरे गुरुदेव जो पुस्तक किताब है इसको तो अपने पिलो के नीचे रखो। कभी कहते हैं वो हार्ट मैथ एक किताब है वो पढ़ो। कई सारी ऐसी चीजें बताते हैं। बहुत सारी ऐसी राय देंगे आपको जो आपके जीवन में, फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सब जगह कहीं ना कहीं काम आएगी। कैरेक्टर फॉर्मेशन तो बहुत अलग बात हो गई। आप देखिए कान्हा आश्रम बना नहीं था, उससे पहले बता दिया गया था कान्हा में क्या होगा। हमने तो बहुत बाद में डेवलपमेंट देखा, इंद्रप्रस्थ जो बन गया जंगल, लेकिन उसके बारे में सब कुछ पहले बता दिया था। दादी के बारे में कुछ सब कुछ पहले कह दिया गया था, सक्सेसर कैसा होगा। तो ये कैसे, ये इसलिए कि ह्यूमन फॉर्म में आदमी की कुछ सीमा होती है लिखने की, समझाने की। ह्यूमन फॉर्म में कुछ लिमिटेशंस होती है। वंस यू लेफ्ट योर बॉडी और आप वहां पहुंच गए, उसके बाद आप बहुत वाइड अंडरस्टैंडिंग से देते हो। तो ये जो बाकी की किताबें लिखी गई थी, 2-4 किताबें जिनको कि उन्होंने लिखा ही नहीं, जैसे कहते हैं भाई कि 10 मैगजीन्स मैंने लिखी ही नहीं, ऊपर से उतरी, उनकी बात छोड़ दीजिए। बाकी जो भी हम किताबें देखते हैं ये सब ह्यूमन फॉर्म में लिखी गई है। तो ह्यूमन फॉर्म में वैसे सब कुछ अच्छा है, पर ह्यूमन फॉर्म में फिर भी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो इसमें जो ऊपर से जो चीज आती है, वहां हायर रिम्स में पहुंचने के बाद, ब्राइटर वर्ल्ड में पहुंचने के बाद, उसमें वाइड अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं बताऊं, मेरी माता जी बिल्कुल अनपढ़ थी, वो कभी स्कूल नहीं गई। और मेरी माता जी ने, उनके साथ जितने भी थे उस पीढ़ी के, मैं इसको लेऊंगा, रिलेट करूंगा जैन धर्म के शास्त्र से, तो उनके साथ जो भी लेडीज थी सब अनपढ़ थी। और जैन धर्म के सारे शास्त्र लिखे हुए थे प्राकृत भाषा में, हिंदी भी नहीं, संस्कृत भी नहीं, प्राकृत में। मेरी मदर सब समझ गई और वो सारी प्राकृत में बोलने लगी। मैंने पूछा माता जी आप कभी स्कूल नहीं गई, आपने ये सब कैसे समझ लिया? बोले वो उनका मतलब वही था, दिस इज हार्ट टू हार्ट बेटा, बस बात खत्म हो गई। पूरी की पूरी जैन धर्म की किताबें, जो प्रार्थना, जो जो कुछ भी भजन या जिसको आप कहते हैं, बाकी हिंदू धर्म में तो सब हिंदी या संस्कृत में, वो प्राकृत में थे, जो अपने अक्षर भी नहीं समझ में आता। वो मेरी माता जी सब कुछ उन्होंने समझ लिया और वो बोलने भी लग गई। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, वाइब्रेशंस, बस और कुछ नहीं। प्योर हार्ट एंड वाइब्रेशन, सब कुछ रिवील होगा अपने आप। जितना हम वैक्यूम क्रिएट करते जाएंगे, जितना हम प्योर होते जाएंगे, उतना उतना वो चीजें रिवील होती जाएगी। चीजें वही पड़ी है, विस्पर वही रहेगा, लेकिन हमारी समझ खुलेगी। मेरे एक यहाँ अभ्यासी थे जो इंग्लिश जानते नहीं थे, जिन दिनों इंग्लिश में विस्पर्स आता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मुझे कुछ कुछ लगता है। मैंने कहा सभी लगता का मतलब क्या है, आप तो इंग्लिश जानते ही नहीं, तो ये क्या हुआ? बोले मुझे ट्रांसमिशन मिलता है। बात खत्म हो गई। इसको पढ़ने से मुझे ट्रांसमिशन मिलता है। मैं अंग्रेजी समझता है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ट्रांसमिशन मिलता है। ये ट्रांसमिशन, जैसे बाबूजी ने कहा 10 मैगजीन्स,
क्योंकि वो ऊपर से उतरी है, तो 10 मैगजीन्स में जबरदस्त ट्रांसमिशन। अब अगर मैं अपना निजी अनुभव शेयर करूं इस मामले में, मैं बहुत ओपन हूं जो कुछ मेरे साथ हुआ है। तो मुझे अपने बच्चे से बड़ी तकलीफ हुई। मेरा छोटा वाला बच्चा ग्रो ही नहीं करना चाहता, वो बड़ा ही नहीं होना चाहता, वो बिल्कुल उसी स्थिति में रहना चाहता है, छोटा बच्चे जैसा। आज 20 साल 21 साल का होने के बाद भी मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, इसका जीवन चलेगा कैसे, ये क्या होगा, इसको अपनी फैमिली लाइफ करनी है, कुछ काम करना है, अल्टीमेटली कुछ अर्निंग करनी है, कैसे होगा। तो अचानक पन्ना खोलता हूँ और पढ़ने में आता है, बाबूजी कहते हैं भाई मुझे भी अपने बच्चे ने बड़ी तकलीफें दी। इससे आगे ऊपर से बाबूजी याद दिलाते हैं मुझे, वाई आर यू थिंकिंग अबाउट योर चाइल्ड ओनली। मेरी चिंता दूर हो जाती है, बस हो गया मेरा काम। मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, मुझ में कुछ प्रवृत्तियां हैं, जैसे मुझ में रिएक्शन की, क्रोध की बड़ी प्रवृत्ति है। मैं बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं एकदम, और अगर कोई थोड़ा सा भी मैनिपुलेट करता है तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। तो मुझे लोग कहते भी हैं कि आपके अध्यात्म किसी काम का नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, मालिक की किसी दिन कृपा होगी तो ये भी ठीक हो जाएगा। घर वाले कहते हैं आपके अध्यात्म कोई काम का नहीं, इस तरह से अगर आप रिएक्ट करते हो तो। क्योंकि सब लोग डिप्लोमेटिक है, कोई सीधा मुंह पर नहीं बोलता, मैं बोल देता हूँ। मैं विस्पर उठाता हूँ और बाबूजी लिखते हैं भाई मुझे भी अपने दोषों और प्रवृत्तियों से बहुत संघर्ष करना पड़ा। मतलब मुझे वो रॉकेट एकदम हवा में उड़ गया मैं एकदम। अगर बाबूजी कह रहे हैं ये चीज तो, कि मुझे भी अपने दोषों और प्रवृत्तियों से संघर्ष करना पड़ा, तो मैं किस खेत की मूली। वो मॉरल बोस्ट मिलता है साहब इसको पढ़ने से, जिसकी की कोई सीमा ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ। तो बहुत लंबा चला जाएगा और सारी बातें करेंगे तो। अब मैं बताऊं कि इसको पढ़ने की आर्ट क्या है। बाबूजी ने एक अमेरिकन का उल्लेख किया था, उसका नाम था रॉबिन क्लिंगर। तो रॉबिन क्लिंगर ने जो किया, मैंने वो करने की ट्राई की। हम लोग अभी थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल कर पाएंगे, अगर हम लोग लाइव होते तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल हो जाता। मैं ज्यादा कंप्यूटर चलाना जानता नहीं, मुझे पीपीटी वगैरह बनाना आता नहीं, तो अभी आपको मजा आ जाता। कोशिश करूंगा आगे किसी को साथ में लेने की। तो हम एक विस्पर लेते हैं, हम एक विस्पर लेंगे। करना क्या है आपको, ये मेरी, प्लीज इसको कोई अदरवाइज नहीं ले, जैसे मेरी अपनी टेक्निक है, मैं किसी को राय भी नहीं दूंगा ऐसा करने की। आपको अच्छा लगे तो कीजिए। आपने एक पेपर लिया, उस पेपर पे अपने को विस्पर उतारना है। अब उतारना कैसे है, पहली लाइन जहां खत्म होती है उतारी, उसके बाद दो लाइन खाली छोड़ दी, फिर वो लाइन उतारी, जैसे जैसे जहां लाइन खाली होती है दो दो लाइनें उसके नीचे खाली छोड़ दी। उस टुकड़े पर मनन किया। अभी हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे। उस टुकड़े पर हमने कंटेम्पलेट किया, उन लाइनों पर कि साहब ये क्या कह रहे हैं। जो समझ में आया मुझे वो मैंने उस खाली जगह में लिख दिया। जो मैंने खाली जगह छोड़ी थी उस लाइन के बाद, वो मैंने उसमें लिख दिया, जो मुझे समझ में आया। नहीं आया ओके, नहीं आया छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, फिर कभी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बाबूजी कहते हैं आपको ऐसा बनना है, आपको ऐसा करना है। मैं कर पा रहा हूं तो मैंने लिखा, हाँ मैं कोशिश में हूं कुछ कर पाया हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं मैंने लिख दिया नहीं किया। इस तरह से उस पेपर में आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि मैं, ये विस्पर मुझ पर किस तरह से एप्लीकेबल हो रहा है। किसी को इसमें कुछ समझ ना हो, कुछ पूछना हो, जैसे अभी तक जो बताया उसमें भी अगर कोई हो क्वेरी तो पूछ सकता है। ये जो मेथड बताया समझ में आ गया सबको, कैसे लाइन खाली छोड़नी है, क्या करना है, क्योंकि थोड़ा सा आगे फिर प्रैक्टिकल लेंगे। जी सर नमस्ते। नमस्ते आपने बोला विस्पर की अपन एक लाइन लिखें, जी। और एक लाइन लिखने के बाद फिर उसकी पहले चिंता करें, फिर वो लाइन मुझे अपने को लगता है वो लिखें। जी, मतलब इसको टुकड़ों अभी में तक बांट तो नहीं लेंगे तो किया थोड़ा सर, आज करूंगा। हाँ इसको करके जी देखिए। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता जी ये ना मैंने पढ़ा है, जी ये सारा मैंने अपनी समझ से किया है। तो अगर इसमें कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने अपनी समझ से किया जो मुझे अच्छा लगा। कर सकते हैं आप, करके मुझे शेयर कीजिए। आपके सबके नंबर सेव है, आपके सबके नंबर सेव है 80% लोगों के तो मेरे पास। मैं अपना नंबर डाल देता हूँ चैट बॉक्स में। लिटरेचर वगैरह आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं। मैं डेली ये भेजता हूँ इन लोगों को, सबको जो भी जुड़े हैं मेरे साथ। मेरा नाम है उर्वेश जैन, ये मेरा नंबर है।
ये आप कीजिए और मुझे बताइए। अभी हम प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा करेंगे इसको। और कोई अभी तक जो हमने बात की इसी में किसी में कोई चर्चा हो तो? चले आगे चलते। जी ब्रदर वनरेबल का मीनिंग, जी, द वनरेबल मीनिंग मैं भी नहीं जानने की कोशिश की। ये मैसेजेस हायर कोई सोल्स हैं, इनके नाम हैं। अपने को क्या मिलेगा नाम जान करके? बस मैंने इसलिए मैं इंट्रोड्यूस भी नहीं करना चाहता था, पर मुझे मालूम था ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो मैंने जिन जिन के मैसेज आते थे उनका इंट्रोड्यूस कर दिया। नाम नाम से मुझे क्या मतलब कौन है ये? हायर एंड वो हैं उनमें ब्राइटर वर्ल्ड्स में है आत्माएं, इवोल्ड सोल्स हैं, बस जो भी हैं। बाकी को तो हम जानते हैं। ये जो 4-5 नाम थे वो मैंने आपको बता दिए। ऐसे ही आप लोग जानते होंगे स्पिरिचुअल एंटिटी, अभी दाजी ने चर्चा भी की थी। तो देखिए, हम एक चीज लेते हैं, एक विस्पर लेंगे, उसको पढ़ूंगा मैं, और फिर उसके कैसे टुकड़े करने ये हम समझते हैं। ब्रदर हमको भी लिखना है क्या? जी नहीं, मैं वो भेज देता पहले, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक सेकंड, मेरे पास वो था। भैया सेम मैसेज आप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल कर दूंगा। मेरे पास ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, मैं कंप्यूटर के मामले में वीक हूँ, तो मेरे पास पीपीटी और नहीं है, मैं उसको निकालता हूँ। और जी, ये 20 नवंबर 2000 का पहले अपन डिस्कस करते हैं। इसके कुछ अंश, जैसा मैंने आपको कहा कि कैसे छांटना है, तो मुझे जो अच्छा लगा इसमें से मैंने ये छांटा है। देखिए, इन लेखों का प्रभाव इन्हें पढ़ने में दिखाई गई दिलचस्पी के अनुपात में होता है, इसमें लिखा है। ठीक है, तो पहले मैं ये नोट किया मैंने भाई कि मैं इसमें दिलचस्पी कितनी ले रहा हूँ। बाबूजी ने कह दिया कि मैं या तो इसको ऐसे ही पढ़ लेता और छोड़ देता। अब मैं मनन क्या करूंगा? मनन मैं ये करूंगा कि बाबूजी कह रहे हैं भाई कि इन लेखों का प्रभाव इन्हें पढ़ने में दिखाई गई दिलचस्पी के अनुपात में होता है। तो जो लाइन मैंने खाली छोड़ी है उसमें मैं लिखूंगा ये कि मैं दिलचस्पी कितनी ले रहा हूँ, मैं इसमें कितनी रुचि ले रहा हूँ। बाबूजी कहते हैं फिर आगे, हम जानबूझकर खुद को दोहराते हैं। फिर मैं सोचूंगा कि मैं ये रिपीटेशन को रिपीटेशन मान रहा हूँ या नहीं मान रहा हूँ। क्या वाकई में ऐसा सोचता हूँ रोज रोज एक ही एक चीज आ जाती है, ये क्या है? जैसा कि मैं पहले सोचा करता था, कोई जमाने में भी ये सोचता था कि ये तो रोज की रोज एक ही बात कर देते हैं, नई बात क्या है, घुमा फिरा के बात तो वही आती है। तो फिर मैं, जब तक मैं ये करता रहूंगा तब तक मुझे ये ध्यान आता रहेगा। और जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि नहीं आज रिपीटेशन नहीं, आज हर चीज इंपॉर्टेंट है, मेरा चेंज हो गया। तो कहते हैं उनका ध्यान आकर्षित करने और हमारे शब्द सचमुच सुने जाते हैं, इस बात को सुनिश्चित करने का यह सबसे बेहतर तरीका है। तो बाबूजी कहते हैं भाई मैं इंश्योर करना चाहता हूं तुम लोग मेरी सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। समझे आप क्यों दोहराते हैं? उनका ध्यान आकर्षित करने और हमारे शब्द सचमुच सुने जाते हैं, इस बात को सुनिश्चित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। उनको बैठे सब पता है ऊपर, वो सब जानते हैं। ईच एंड एवरी एक्शन इज नोटेड देयर। उनको सब पता है, कुछ छिपा हुआ नहीं है। हम विस्पर पढ़ेंगे तो पता लग, मैं आगे एक विस्पर पढ़ूंगा जिसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, तुम इतनी क्रिटिसाइज, मीडियम को बोला है, तुम इतनी क्रिटिसाइज करती हो बिल्ली की तरह, एकदम चपटने को तैयार रहती हो। मैं भी एक जमाने में ऐसा था, तो तब तक मैं लिखा करता था, हाँ मैं भी बिल्ली की तरह झपटने के लिए तैयार रहता हूँ, मेरे फेलो अभ्यासी पर मैं इस तरीके से तैयार रहता हूँ।
उन्होंने मीडियम को कहा, मैंने अपने ऊपर लिया कि ये मेरे लिए है, बाबूजी मेरे लिए कह रहे हैं कि मैं अपने फेलो अभ्यासीज की क्रिटिसाइज करता हूं और इस तरह से हर बात में मैं उन पर झपटने को तैयार रहता हूं। तो मैंने लिखा, और जिस दिन मैंने झपटना बंद कर दिया मेरा काम हो गया। तो फिर आगे वो कहते इंसान को ऐसे ही बनाया जाता है। वो कहते तरीका यही है भैया, और कोई तरीका ही नहीं है। अब हम समझ लें हमको बनना है या नहीं बनना है। मैं अगर रिपीटेशन मानता हूं तो फिर मैं बन नहीं पाऊंगा। तो कहते हैं भाई जानबूझकर खुद को दोहराता है, और ये इंसान को बनाने का यही तरीका है। अब आगे कहते हैं लक्षित चेतना तक पहुंचने के लिए यह समझ उत्तरोत्तर चरणों में विकसित होती है, स्टेप बाय स्टेप। जो हमको जहां पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए एकदम इवॉल्व नहीं हो जाएगी चीज। जो मेरे बात कही थी पेशेंस की, धीरे 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 और इवॉल्व होंगे हम, होगा हमारा डेवलपमेंट होगा वैसे ही। तो कहते हैं तब वह इस सच्चाई को अपनाता है जो उसे स्पष्ट लगती है। ये बहुत अलार्मिंग चीज लगी साहब। वो कहते हैं लक्षित चेतना तक पहुंचने के लिए समझ जो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होगी, और तब वह इस सच्चाई को अपनाता है जो उसे स्पष्ट लगती है। मैंने नोट कर लिया कि इतनी देर क्यों करूं, फिर आज ही समझ जाओ। इतनी देर क्यों करूं? जब वो कह रहे हैं कि आगे एक विस्पर आएगा, उसमें कहेंगे एक दिन तो तुमको करना ही पड़ेगा, एक दिन तो करना ही पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? तो भैया आज ही कर लो। तो कहते हैं हमारा एकमात्र उद्देश्य उनके काम को आसान बनाना है। उनके पास उस गुप्त ज्ञान की चाबी है जहां आत्मज्ञान निर्मित होता है। तो चाबी तो उनके पास है, जो उसे वहां पहुंचने या पूर्ण सफलता हासिल करने देता है। तो मैं ये लिखूं और मुझे क्या समझ में आया उसको नोट करूं। किसी दिन बहुत परेशान होते हो तो 19 दिसंबर 2000, ईश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है और वो नेक दिल वालों को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। बात खत्म है, एकदम मॉरल बूस्ट हो जाएगा, जाने कहां से एनर्जी आ जाएगी। ईश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन होता है और नेक दिल वालों को किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। शर्त एक ही है, मेरा दिल नेक होना चाहिए, फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आपको किसी चीज के लिए मना नहीं होगी। तो क्या करना, फिर दिल नेक बनाओ, जो कुछ अंदर भरा हुआ उसको निकालो। ये एक जगह कहते हैं तुम इन रत्नों को समझने के काबिल हो, इन्हें न समझ पाना शर्म की बात होगी। तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे आंतरिक जीवन को नुकसान पहुंचाने की हद तक शोर शराबा और तस्वीरें तुम्हें सताते हैं। तो क्या क्या बात लिख दी है, इन्हें न समझ पाना तुम्हारे लिए शर्म की बात होगी। समझने वाली बात है। आगे एक विस्पर में कहते हैं पाठक इन संदेशों को समान रूप से नहीं समझेंगे, सब लोग बराबर इसको समझेंगे नहीं। भले ही कुछ लोगों द्वारा महत्वहीन यानी यहां तक कि परेशान करने वाले समझे जाते हो कुछ लोगों के लिए, जबकि दूसरों के लिए क्रम विकास में मदद करते हुए उनके अंतस में सही तार को छू पाएंगे, हार्ट को टच कर जाएंगे। तो मेरे को ये देखना है कि मैं किस कैटेगरी में हूं, किस कैटेगरी। 2 कैटेगरी बता दी। कुछ लोग तो मतलब ही नहीं समझेंगे, ठीक है पढ़ लिया कर लिया क्या है, और कुछ लोगों को वो इवोल्यूशन में मदद करते हुए उनके जो अंदर अंतस में जो तार है उसको छू जाएगा। तो मैं देखूं मुझे छुआ क्या, मैंने पढ़ा, मुझे कहीं लगा क्या, लगा तो क्या लगा। ये सारे जो मैंने छांटे हैं वो इंपॉर्टेंस विस्पर्स पर ही है। वैसे तो हर विस्पर इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर विस्पर में जो पढ़ रहा हूं वो है हाउ टू रीड एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। आगे कहते हैं जी भैया प्लीज सारे आप ग्रुप में शेयर कर हाँ दीजिएगा। मैं शेयर कर दूंगा। जी जी बिल्कुल। थैंक यू। वो कहते हैं इसका हम लोग भी, मैं आज कोशिश करूंगा आज एक ग्रुप ही बना लूं। मैं रोज क्लिक करता हूं इतने सारे लोगों को, तो हमारी जो मीटिंग्स लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उनका भी एक ग्रुप बना लेंगे। संवेदनशील आत्माएं इस आदान प्रदान को समझेगी और इसे दिल की गहराई में महसूस करेगी, लिहाजा यह उनका इनाम होगा, बाकी इससे वंचित रह जाएगी। और अंत लाइन तो बहुत जबरदस्त है। बाबूजी कहते हैं कोई बात नहीं, इस तरह की सुंदरता हर एक के लिए सुलभ नहीं होती। मैं वापस पढ़ता हूं। संवेदनशील आत्माएं इस आदान प्रदान को समझेंगी, ओनली हु इज सेंसिटिव विल अंडरस्टैंड, और इसे दिल की गहराई में महसूस करेगी। खाली समझना नहीं, उसको अंदर
बॉटम ऑफ हार्ट में फील करना उस चीज को, लिहाजा ये उनका इनाम होगा। तो मेरा इनाम क्या है? मैंने जो खाली जगह छोड़ी लाइन में, उसमें मैंने अपना इनाम क्या लिखा? अगर मैं इसको समझ जाऊंगा और मैं अगर इसको दिल की गहराई में महसूस कर लूंगा, तो ये मेरे लिए बाबूजी का रिवॉर्ड होगा। क्या होगा? रिवॉर्ड होगा। और फिर आगे क्या है? बाकी इससे वंचित रह जाएंगे। कौन वंचित रह जाएगा? जो इसको दिल की गहराइयों में नहीं महसूस कर पाएगा, जो इस कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाएगा, वो इससे वंचित रहे। और बड़ा सिंपल से कह दिया, धीरे से, कोई बात नहीं। इस तरह की सुंदरता जो है, ये ब्यूटी हर एक के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। ये तो किसी किसी के लिए है, जो इसको ठीक से समझ पाएगा, ठीक से उतार पाएगा, कॉन्टेम्पलेट करेगा, समझेगा क्या चीज है। सॉरी, 2 मिनट ले रहा हूं आपके। जी, अब ये एक विस्पर है जिसमें प्रेम के लिए कहता है। एक तो बाबूजी की सबसे बड़ी खूबी इसमें ये लगती है, वो हमेशा कहते हैं बस गुणगान करो प्रेम का, कृतज्ञता करो, प्रेम का गुणगान करो। वो कहता है थकना ही नहीं चाहिए बिल्कुल प्रेम का गुणगान करते हुए, कभी नहीं थकना चाहिए। और हम लोग हैं कि अपनी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, उसी पर विचार करते रहते हैं, उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। हर अल्टरनेट विस्पर में वो रिपीटेशन ही, या तो साधना के करेंगे या कहेंगे बस प्रेम करो, प्रेम को फैलाओ और थको मत, गुणगान करते हुए, प्रेम को बयान करते हुए थको मत। तो कहते हैं इन संदेशों के जरिए हम तुम्हें यह समझाने की उम्मीद करते हैं कि प्रेम क्या है। प्रेम की डेफिनेशन बताइए सर। और बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है, जो हमको शायद कहीं पता नहीं लगी होगी, मुझे भी पहली बार लगा। ये है, प्रेम करना यानी बदले में किसी चीज की उम्मीद न करना। पहली बात, प्रेम करना यानी बदले में किसी चीज की उम्मीद न करना, बस एक बच्चे की तरह आश्वस्त और समर्पित रहना। बस एक बच्चे की तरह आश्वस्त और समर्पित रहना, यह है प्रेम करना। जो मैंने गोल पैराडॉक्स बात की थी, दादी ने कहा कि मैं अपनी बहुत प्यारी माँ के संरक्षण में हूं, मेरी माँ मेरी केयर कर रही है, ये फीलिंग। तो कहते इस अवस्था को समझने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है या कोई प्रिंसिपल लागू नहीं होते, क्योंकि इंटेलेक्ट यहाँ चलती ही नहीं है। तो कहते इस अवस्था को समझने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, इसे स्वाभाविक और सहज होना चाहिए। ये सब चीजें बहुत नेचुरल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बर्डन लगे आपको, चीज नेचुरल, बिल्कुल प्यार से, बॉटम ऑफ द हार्ट से एकदम। तो कहते हैं कि इसे स्वाभाविक और सहज होना चाहिए, और हर कोई इसका आनंद नहीं ले सकता, हर कोई इसका आनंद नहीं ले सकता। इस प्रक्रिया में गुप्त अभिप्राय प्रासंगिक है, कुछ छिपी हुई चीज है इसमें प्रोसेस में। तो जैसे फिर मैंने लिखा इसमें, मैंने क्या कंटेम्पलेट किया ये बताऊं मैंने सोचा भाई कि जिसमें ये ऊपर कह रहा है कि प्रेम करना या किसी चीज की उम्मीद न करना, तो मेरी जो भी टॉक होती है इसी के, आपने सुनी भी होगी, इन्हीं चीजों के आसपास घूमती है। स्वीकार्यता, लव फॉर लव से, यहाँ वो बात है लव फॉर लव से। तो जब मैं ये पढ़ता हूँ पंक्ति कि प्रेम करना और किसी चीज की बदले में उम्मीद न करना, वही बात आ गई जो दादी कहते हैं लव फॉर लव से, जो गोल पैराडॉक्स मन में बात की थी कि कोई चीज की मांग नहीं करना। तो मैंने लिखा फिर कि भाई मैं कोई साधना करके कोई मांग कर रहा हूँ क्या मन मालिक से, बिंदु चक्र मोक्ष कोई कर रहा हूँ क्या? अगर मैं ये कर रहा हूँ तो फिर ये सौदा है, क्योंकि मुझे मुझे विस्पर में बताया कि प्रेम करना और बदले में किसी चीज की उम्मीद न करना, केवल प्रेम के लिए प्रेम। तो फिर मैंने और सोचा तो मैंने कहा होगा कैसे? तब मैंने ये सोचा कि भाई ये तब होगा जब हम एक बच्चे की तरह आश्वस्त, बहुत श्योर रहें कि भाई मुझे भूख या प्यास लगेगी तो मेरी माँ है, मुझे जाके कहना थोड़ी पड़ेगा ठीक है थोड़ा सा रोऊंगा मुझे मिल जाएगा, वो भी जरूरत नहीं है। शी नोज वेरी वेल मुझे क्लीन करना है, शी नोज वेरी वेल, माँ जरूरत कर समझ के पूरी करेगी। और फिर वो एक चीज समझ में आई कि सच्चे प्रेम में सिर्फ समर्पण होता है। तो जब इसको विचार किया तो इस तरह से चीजें खुली।
एक बार मैं शेयर करूं आपसे, मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। क्या हुआ मुझे पता नहीं, और मेरे लिए एक एक मिनट एक युग के बराबर हो गया था निकालना। मैंने कई बार दादी को लिखा ये क्या हो गया साहब, उन्होंने भी कहा ठीक है कुछ कर, जब उन्होंने अपनी तरफ से जो कुछ करना था किया। उस वक्त अचानक से मुझे एक विस्पर मिला और मेरी कंडीशन बदली। उस विस्पर के कुछ अंश मैं पढ़ता हूँ, मेरा प्रैक्टिकल कैसे बदला। पूरा पढ़ूंगा बाद में, अभी इसको मैं शॉर्ट में पढ़ता हूँ। अपनी नियति से खुश रहो, अपनी नियति से खुश रहो। इस अनुभव से गुजरने के लिए चुने जाने पर कृतज्ञता व्यक्त करो। इस अनुभव से गुजरने के लिए चुने जाने पर कृतज्ञता व्यक्त करो। तुम्हें इस योग्य समझा गया है। निराशा के क्षणों में कभी भी ईश्वर को या अपने मालिकों को धन्यवाद देना बंद मत करो। निराशा के समय क्षणों में कभी भी ईश्वर को या अपने मालिकों को धन्यवाद देना बंद मत करो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके होने का कारण है। बिना रीजन तो कुछ होता ही नहीं। बुरा तो हम मान लेते हैं, मैंने उस वक्त मान लिया था कि मेरे लिए बुरा होगा, शायद मुझे किसी कंडीशन से गुजारा होगा, मेरी वो जरूरत होगी। अच्छा या बुरा उसके होने का कारण है। फिर कहते हैं सर्वाधिक कठिन क्षणों में तुम्हें आगे ले जाते हैं वो। सर्वाधिक कठिन क्षणों में वे तुम्हें आगे ले जाते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स में आपको आगे ले जाएंगे। मेरे पास वही था, मेरे पास उस वक्त फेथ था। उस पूरे 8 या 9 महीने जब मैं इतनी बुरी कंडीशन से गुजरा, लेकिन एक बैक में एक फेथ था कि साहब आप करते नहीं हो ठीक, आप चाहते हो तो 1 मिनट में हो सकता है। ये फेथ मेरे मन में था। आप टेस्ट ले रहे हो मुझे पता है, और मैं बिल्कुल घबराऊंगा नहीं, मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूं कम वॉट में। और मुझे पता है आपके लिए 1 मिनट का काम है करना, और मैं ये कहूंगा भी नहीं आप मेरे कुछ अच्छे के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि आप मेरा बुरा तो कर ही नहीं सकते। मेरी माँ मेरा बुरा कर नहीं सकती, और क्यों नहीं, क्योंकि आपने कहा है सर्वाधिक कठिन क्षणों में वे तुम्हें आगे ले जाते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स ही होते हैं जब आपको आगे ले जाते हैं। बाकी तो मजे चल रहे हैं, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक चल रहा है तब थोड़ी होता है। टेस्ट होता है जब लोहे को सोने को गलाया जाता है, लोहे को काटा पीटा जाता है, तभी तो कुछ बनता है। और वो क्या कहते हैं, सर्वाधिक कठिन क्षणों में तुम्हें आगे ले जाता है बिना तुम्हारी जानकारी के। तुमको थोड़ी बताएंगे भैया तुमको आगे ले जा रहे, बता दे तो फिर मतलब ही क्या। वे तुम्हें आगे ले जाएंगे बिना तुम्हारी जानकारी के, जबकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया। आपको सबसे ज्यादा निराशा उसी वक्त होगी, सबसे ज्यादा लोनलीनेस तभी, अरे मालिक कहाँ है, मेरी कैसी हालत हो गई है, मालिक कहाँ है, क्या है, बड़ा डिजेक्शन लग रहा है, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या प्रॉब्लम हो गई। तो कहता है भाई कि आपको पता ही नहीं लगेगा, बिना जानकारी तो काम हो रहा है। तो फिर मैंने उस दिन लिखा ये सब, जब उस दिन मुझे, और लिखता ही मेरी कंडीशन बदल गई सब, उसी वक्त बदल गई। अभी हैदर भाई से चर्चा करवाऊंगा उनके साथ क्या हुआ, इसके बाद मैं उनको बोलूंगा। कल उन्होंने मुझे बहुत प्यारी बात बताई है। हैदर भाई आप है ना, आर यू देयर हैदर भाई? जी भैया मैं हूँ ठीक है, मैं ऑनलाइन। ये कंप्लीट करता हूँ उसके बाद मैं आपसे बोलूंगा। जी तो जी मैंने इस पर मनन किया, क्या हम अपनी नियति से खुश हैं? मैं अपनी नियति से खुश हूँ क्या? अच्छा या बुरा जो मेरे साथ घटित हो रहा है, क्या मुझे एक्सेप्टेबल है? पहले तो मैं ये देखूं, क्योंकि उन्होंने कह दिया भाई ये तुम्हें तो खुश रहना चाहिए अपनी नियति से। एक दिन बहुत परेशान था, जब अब तो परेशानी गई रहती नहीं है किसी चीज की, मकड़ी का जालम पढ़ने को मिल गया। चारी जी ने कह दिया एक दिन, एक किसी सिस्टर थी फॉरेन की, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो उसको कहा इसमें क्या बड़ी बात है, ये क्या है, इस बात का क्या दुख कर रही है? और मैंने कहा ये हाउ डेयर, मुझे इतना कहना है, उसको बेचारे को काउंसिल करना है, या वो ये कह रहे हैं ये तो भोग है, तुमको पता ही नहीं किस लिए हुआ। तो फिर मैंने उससे कोरिलेट किया, मैंने कहा ये चारी जी ने वहाँ कहा था तो मेरे भी कुछ अच्छे के लिए हुआ ये, ठीक है मुझे बुरा लगा, मुझे 8-9 महीने ट्रॉमा रही मेरे साथ, एक मिनट मुझे निकालना भारी पड़ा, पर हो सकता है मेरे अच्छे के लिए हुआ। तो फिर मैंने अगली लाइन लिखी इसमें कि मुझे जो अनुभव दिया गया उसके लिए क्या मैं कृतज्ञ हूँ, या फिर मैं अभी भी उससे मुक्ति की प्रार्थना कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस जो मुझे दिया गया। उसके आगे फिर उस लाइन को मैंने एलैबोरेट किया, क्या मैं निराशा के क्षण, मोस्ट अट्टर डिस्पेयर, उसमें भी मैं क्या धन्यवाद देना जारी रखता हूँ? मैंने कहा नहीं एक बात है, ये तो मैंने पक्का किया था, मैंने ये जरूर कहा था आप नहीं करते हो, खूब खूब खूब
चींचा कि ये नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि आप कर सकते हो। ये है, ये थैंकफुल मैं हूँ, जैसा भी कर आप सकते हो, ये मेरे पास है। थोड़ा सा जरूर मन में लगा था क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि वही वक्त होता है टेस्टिंग, और उसी वक्त हम बिखर जाते हैं। कोई छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, किसी की साधना डल पड़ जाएगी, किसी के कुछ हो जाएगा। जब भी कभी टेस्ट होगा तब तो ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं करना। फिर मैंने लिखा, क्या मुझे ये समझ आ गई है कि अच्छा या बुरा जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके होने के कोई न कोई कारण है जो मेरी समझ से परे है। मेरी समझ तो बहुत लिमिटेड है। मैं ये क्या सोच रहा हूँ कि ये मेरी अच्छी कंडीशन हो गई, हु एम आई टू जज। ये सारा ये प्रेजुडिस ही तो प्रॉब्लम है, मुझे समझ में आया। हो सकता है मेरी ये कंडीशन और लंबी चलनी थी, मेरा कोई भोग निकलना था, मेरे को कोई स्टेज क्रॉस करानी थी, ये बहुत जरूरी था। मैंने विरोध किया और उन्होंने इसको बंद कर दिया। तो अल्टीमेटली हु इज द लूजर? मी। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं और 9 महीने 9 साल या पूरा जीवन, जैसा बाबूजी कहते हैं, मैं क्यों तकलीफ नहीं पा सका? मैं क्यों घबराया? मुझे क्या पता, ये मैं आध्यात्मिक कल्याण के लिए होता। मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी ना, मेरी क्या प्रॉब्लम थी? मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं थी। वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया मुझे। मेरा बस एक एक मिनट पास नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा होने लगा। तो मुझे क्या प्रॉब्लम थी? मेरा घर चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मैं उस सिचुएशन से घबराया क्यों? मैंने क्यों प्रार्थना की कि हट जाए, जब बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? तो फिर मैंने आगे लिखा कि क्या मैं ये महसूस करता हूं कि ये मेरे जो सर्वाधिक कठिन क्षण है, मोस्ट डिफिकल्ट टाइम से मुझे अकेला छोड़ दिया गया। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं नहीं, वो है तो सही मेरे साथ। ठीक है, डिस्टेंस लगा मुझे। तो मुझे दादी ने लिखी ये चीज, जब मैंने उनको लिखा साहब मैं बहुत डिस्टेंस महसूस कर रहा हूँ आपसे, तो उन्होंने मुझे लिखा कि ये तुम जितना डिस्टेंस फील करोगे उतना ही डिस्टेंट होते जाओगे। व्हाई डोंट यू रिवर्स ऑल दिस प्रोसेस? मुझे लिखा कि तुम ये क्यों मान रहे हो कि मैं तुमसे दूर हूं? जितना तुम दूर सोचोगे उतना दूर होते जाओगे। तो इस प्रोसेस को बदलो, रिवर्स करो। बजाय ये सोचने के मैं दूर हूं, तुम उल्टा सोच लो मैं करीब हूं। तो तब मैंने सोचा कि भाई मैं क्या ऐसा सोचता हूं कि मालिक ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि ये तो कह रहा है कि मैं बिना जानकारी के आगे ले जाता हूं। ये एक चीज है। आप लोगों में से जो नए लोग हैं उनको दिखा भी दूं, बहुत सुंदर वॉल्यूम्स हैं जो मिलते थे। इतने प्यारी प्यारी किताबें हैं, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल आर्ट है, कितना सजाया गया है इन किताबों को, बहुत ही खूबसूरत हीरे जवाहरात गड़े हुए हैं इनमें, बहुत प्यार से लिखी गई हैं। इनको कभी फुर्सत मिले तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें हम। हिंदी वाला एक वॉल्यूम जरूर है, क्योंकि अपना काम हिंदी का, भी इंग्लिश पढ़ूंगा तो काफी लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। हिंदी वाला मैं एक वॉल्यूम में मैंने कुछ विस्पर्स छांट के रखे थे, उनकी पंक्तियां मैं पढ़ देता हूँ। एक तो मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगती है, मुझे बड़ा अजीब भी लगता है कि मीडियम को इतने हायर लेवल पर बता दें। दादी ने भी ये चीज कही थी कि भाई एक दिन मीडियम को मैं कहा बाबूजी मेरी कंडीशन बताओ, बाबूजी ने कहा यू आर ऑन 13 पॉइंट। बावजूद उसके रोज बाबूजी उसको डांटते, तुम साधना ठीक से नहीं करती। ये मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा हम लोग किस लेवल पर होंगे। मुझे बड़ी शर्म आई है, मैं डूब मरूं अभी का अभी, जमीन फट जाए। मतलब ये कई बार ये मतलब थोड़ा सा निराशा भी होती है कि क्या सिस्टम है, कितना आगे जाना है। लेकिन फिर थोड़ा कंसल्टेट करता हूँ अपने आप को, तो जब भी ये पढ़ता हूँ वो कहते हैं भाई ये 26 दिसंबर 1997 तुम अपनी साधना की बहुत उपेक्षा करती। एक चीज बाबूजी बहुत कहते हैं जो मुझे अभी भी सीखनी है, आई टू वी पर मैं बहुत धीमे आ रहा हूँ। बाबूजी की एक चीज बहुत अपील करती है, क्योंकि हमने वो चीजें देखी नहीं। हम में से लोग सब सुखी हैं, हम लोग जो भी फॉर्चुनेटली सहज मार्ग में हैं। बाबूजी ने वायदा कर लिया था भगवान कृष्ण से भाई कि मेरे अभ्यासियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रोटी कपड़ा और मकान की। बाबूजी कहते हैं देखो यार कितनी जगह है, गृह युद्ध चल रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। हमने देखा ही नहीं। हमारे भी उड़ीसा जैसी जगह कुछ ऐसा हुआ है, कहीं ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोग वहां गए नहीं। ठीक है पेपर में पढ़ लेते हैं, लेकिन उस चीज को हम लोग फील नहीं करते।
तो ये बाबूजी ये बहुत करते हैं, कहते हैं कि पहली बात तो अपने आप को कृतज्ञ समझो कि तुम्हारे साथ ये नहीं है, तुम्हारे पास गृह युद्ध नहीं है, ये चीजें नहीं है, लड़ाई झगड़े जिस तरीके के तुम्हारे पास यहाँ नहीं है। दूसरी बात, उन लोगों की प्रार्थना करो। और तीसरा मैसेज कि तुम ध्यान वगैरह सफाई नहीं, ध्यान ठीक से नहीं करती हो, ध्यान करो। फिर कहते हैं 14 जुलाई 98, मेरी बिटिया ध्यान करो, क्योंकि इसी से तुम्हारी मुक्ति है। तुमसे ये कैसे कहा जाए, हम जानते हैं कि ये निश्चलता तुम्हारे लिए कष्टदायक है, फिर भी प्रयत्न करो। अब ये कितनी बड़ी बात छिपी है इसमें। हम जानते हैं कि निश्चलता तुम्हारे लिए कष्टदायक है, फिर भी तुम प्रयत्न करो। मीडियम कहती है, हाँ बाबूजी मैं पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं करती हूँ, ये मेरा कमजोर पहलू है। बाबूजी कहते हैं अपने कमजोर पहलू को मजबूत पहलू बनाओ। आध्यात्मिक ऊंचाइयां निरंतर नए सिरे से किए गए प्रयासों का परिणाम है। निरंतर नए सिरे से, ये बात समझने वाली है। सफलता इसी पर निर्भर है। केंद्र तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा आवश्यक है। रास्ता कभी कभी लंबा और कष्टदायक होता है। रास्ता कभी कभी लंबा और कष्टदायक होता है। केवल जो मजबूत हैं वे ही कामयाब होते हैं। जीवन के सुखों का उपभोग करना आसान है, वास्तविक मार्ग की परवाह किए बगैर। लेकिन तुम्हें पता है, ये 15 अगस्त 98 का जो मैंने बताया, मेरे पुत्र के लिए मुझे समस्या हुई। वो कहते हैं, क्या तुम सोचती हो मुझे अपने परिवार को नहीं सहना पड़ा? मेरे पुत्रों ने मुझे बहुत कष्ट दिए। जन्म दर जन्म हमें एक दूसरे के साथ हिसाब बराबर करना पड़ता है। जन्म दर जन्म हमें एक दूसरे के साथ हिसाब बराबर करना पड़ता है। वास्तविकता में यह जाने बिना कि ऐसा क्यों है, यह सब टकराव हमारे विकास के लिए उपयोगी होते हैं। यह सब हमें अंदर झांकने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हमें वहां पर वह ताकत मिले जो हमें दूसरों के साथ संबंधों के मुश्किल दौर को सहने की शक्ति देती है। मैं थोड़ा तेज पढ़ रहा हूं क्योंकि समय कम रहता है, अदरवाइज ये बहुत धीरे धीरे प्रेम से पढ़ने की चीजें हैं। तो कहते हैं, साधना में शरण लो, इन छोटी घटनाओं को अपने पीछे छोड़ दो। रोजमर्रा की परेशानियों से दूर असल चीज और कहीं है। यह केवल इसीलिए होती है ताकि हम दिव्य से मिलने की खुशी का आनंद ले सकें। सब कुछ मजा ही मजा चलेगा तो फिर मेडिटेशन में जब बैठेंगे तो फिर वो मजा कहाँ जाए। तो कहते हैं, रोजमर्रा की परेशानियों से दूर असल चीज कहीं और है। फिर यहां कहते हैं 24 जनवरी 1999, बसंत के बाद। इससे ज्यादा तुम्हें क्या बताएं मेरी बिटिया, हर समय फिर से दोहराने के सिवाय कि तुम एकजुट हो, विश्वास के साथ खुद को संभालो। तुम अपने भाइयों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करती हो, वे खुद भी वही करते हैं। यह बहुत कॉमन फिनोमेना है साहब, मैं बड़ी मुश्किल से इससे छूट पाया। तुम अपने भाइयों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करती हो, वे खुद भी वही करते हैं। तुम अपनी ऊर्जा को दूसरों की कमियों में को मजबूत बनाने में क्षीण कर देती हो। अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तुम अपनी ऊर्जा को दूसरों की कमियों को मजबूत बनाने में क्षीण कर देती हो, जबकि तुम्हें अभी भी स्वयं को सुधारना है। देखिए किसको कह रहे हैं, विजन 13 पॉइंट। कितनी गलतियां निकाल रहे हैं। हमें सोचना चाहिए। मैं कई बार फिर इस पर विचार करके बड़ी फिर कहता हूँ शर्म आती है, क्या है अभी कहाँ है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि दूसरे लोगों में खुद के गलत पहलुओं को देखती हो। सुनिए, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम दूसरे लोगों में खुद के ही गलत पहलुओं को देखती हो। एक बहुत सुंदर टॉक है चैरी जी की, बीच में इंटरप्ट करूंगा आपको। उसमें उन्होंने कहा, जो आपके अंदर है वही आप दूसरे में देखते हो। मैंने काफी समय सिर पीटा कि ये कैसे है, मैं सामने वाले में कोई बुराई देख रहा हूं तो ये कैसे है कि वो मेरे अंदर है। फिर मुझे समझ में आया कि जब तक मेरी पूरी क्लीनिंग नहीं हो जाएगी, वो जन्मों जन्मों के अंदर पड़ी है जो मैं उसमें देख रहा हूं। अगर मैं उसमें घृणा देख रहा हूं तो वो घृणा मेरे अंदर है, मैं उसको भी फील नहीं कर पा रहा हूं, मान लीजिए।
क्योंकि वो कहीं अंदर सीड फॉर्म में पड़ी है। मैं बड़ा खुश हूं, मेरे अंदर कोई घृणा नहीं है, मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं एकदम, मैं तो बहुत अच्छा हूं। सब लोग बुरे हैं, उसके अंदर घृणा है, उसके अंदर लस्ट है, उसके अंदर एंगर है, उसके अंदर वो सब। अगर मैं उसके अंदर ये देख रहा हूं, इट मीन्स, नोट कर लीजिए अभी कि ये मेरे अंदर है, ये सब मेरे अंदर छिपा हुआ है और इसी को निकालना है। हम कितने खुश होते हैं देखो आलोचना करके, उसको गुस्सा आता है, उसमें ये बुराई है, उसमें घृणा है, ये, और अपने आप को क्लीन चिट देते हैं, भाई मैं तो क्या सहज मार्ग में, और मेरे अंदर से ये सब चीजें है नहीं, फॉर्चुनेटली है नहीं मेरे अंदर ये चीजें। तो फिर चारी जी क्यों कहते हैं कि आप दूसरे में वही देख रहे हो जो आपके अंदर है? ये मुझे किस दिन और तार्किक रूप से समझ में आया। मेरे एक ट्रेनर थे शुरू में, पहले जो मेरे ट्रेनर थे वो तुरीयावस्था में लगे मुझे, एकदम एकदम तुरीयावस्था में। वो आज भी मतलब वो अंदर ब्लीड करता है कि मैं वैसा क्यों नहीं होता। तो जब भी मैं आलोचना किया करता था अभ्यासियों की, बिल्कुल रियल ग्राउंड्स पर, कि भाई देखो यार ये कितना गलत कर रहा है, ये आश्रम में गलत हो रहा है, ऐसा रियल ग्राउंड्स पर, मैं कोई गलत नहीं करता था। वो एक ही बात कहते थे, मैं सभी अभ्यासियों में हीरा देखता हूं। तो मैंने बहुत लेटर ऑन मेरी डायरी में लिखा कि रवि भैया की तो क्लीनिंग हो गई और मैं तो अभी गंदा पड़ा हूं, एकदम मैला अंदर। अगर मेरी भी क्लीनिंग हो गई होती तो मैं रवि भैया की तरह किसी में बुराई नहीं देखता, मैं सब में हीरा देखता। बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई कि सामने वाला में ईश्वर देखो। अल्टीमेटली अपना गोल क्या है? अपना गोल ये साधना, कांस्टेंट, ये सेंट्रलिज्म थोड़ी। अपना ये में ऐसे हो जाए कि हर एक में मालिक दिखे। इस शब्द का अर्थ क्या है? थोड़ा इस शब्द पर हम समझें। इस शब्द का अर्थ क्या है? सब में मालिक को देखना, सब में ईश्वर को देखना, इसका अर्थ क्या है? जरा सोचिएगा आज इस बात पर और मुझे बताइएगा इसका क्या हुआ, क्या मनन किया, क्या कभी सोचा इस चीज को हमने? क्योंकि उसमें ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है, उसमें भी ईश्वर है, मुझे उसमें सिवाय ईश्वर कुछ देखना ही नहीं चाहिए। और अगर मैं उसमें देखता हूं कुछ, इसका मतलब है, चारी जी कहते हैं, इट्स माय ओन रिफ्लेक्शन, जो मैं उसमें देख रहा हूं। वो बच्चा बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक पुलिसमैन खाकी वर्दी पर वाला आता है सड़क पर, कुछ लोग ही डर के क्यों भागते हैं? सब तो नहीं डरते, कुछ लोग ही क्यों डर के भागते हैं? ये इसमें आगे की लाइन बहुत सुंदर है साहब। फिर इस व्यवहार के बारे में अच्छी तरह से विचार करो। तुम अपने साथियों के सिर्फ नकारात्मक पहलुओं को देखकर खुद के जीवन को जहरीला बना देते हो। बहुत बहुत गहन बातें कही है। दाजी ने कल कहा था, कह रहे उस टॉक में, ऑटोमेशन में, जो भंडारी की टॉक थी, जो हमने डिस्कस की थी इस फोरम पे, जिसमें बहुत कम अभ्यासी थे उस वक्त, उसमें कहा था कि एक बूंद भी अगर गिलास में जहर की गिर गई तो फिर मतलब क्या? तो मीडियम को कह रहे हैं, ये समझने वाली बात है, हमको नहीं कह रहे हैं, आप और मुझे नहीं कह रहे ये चीजें। क्या किसको रहे हैं? जो कहाँ है, जो पूरी तरह से समर्पित है, उसको कह रहे हैं। आपको हमको कहते तो बड़ा आराम होता, कोई बात नहीं, हम तो है ही ऐसे, सुन लेंगे भैया, हम तो है ही ऐसे। तो आगे कहते हैं, अपनी छाती को पीट कर अफसोस करो। सुनिए, अपनी छाती को पीट कर अफसोस करो, खुद के प्रति पूरी तरह से बिना गर्व के रहो, खुद के प्रति पूरी तरह से बिना गर्व के रहो। यह हर असली और सच्ची साधना की शुरुआत है। यहाँ एक और झटका दे दिया, यह हर अच्छी और सच्ची साधना की शुरुआत है। इसका मतलब क्या? हम अभी शुरुआत ही नहीं हुई भाई साहब। फिर मैंने लिखा अभी शुरुआत ही नहीं। अगर मैं यही सब किए जा रहा हूं तो मेरी शुरुआत ही नहीं। तो कहते हैं, तुम दूसरे व्यक्तियों के सिर्फ अच्छे पहलुओं को देख पाओगी और उसकी परछाई तुम में दिखेगी फिर, और तब तुम वास्तविकता में प्रेम कर पाओगे। नीचे कहते हैं, अपने शब्दों पर संयम रखो, अपने शब्दों पर संयम रखो, वे खतरनाक भी हो सकते हैं। 17 अप्रैल 1999। कष्ट अच्छे परिणाम देते हैं, जब वे आए उन्हें स्वीकार करो। यह तुम्हारी सबसे अच्छी संपत्ति है। यह संपत्ति तो मीडियम के पास जबरदस्त है। इतने कष्ट में कमरे से बाहर नहीं निकल सकती ये अवस्था। मैं कई बार, मेरे एक ब्रदर अभ्यासी हैं सेंटर पे जो विकलांग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, मैंने कहा साहब अब आपका क्या बाकी रह गया? जो स्वीकार्यता आपने डेवलप कर ली, इस, और उनमें इतना प्रेम है, हम दोनों जब बात करते हैं तो प्रेम की गंगा बहती है, वंडरफुल ट्रांसमिशन होता है।
तो मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। मैं कहता हूँ साहब आपके बाद तो कुछ बाकी ही नहीं रहा, इसके बाद क्या बाकी है? आपने जब इसको स्वीकार लिया, आपने आज तक शिकायत नहीं की कि मालिक मैं ऐसा क्यों हूँ, कभी आपने ऐसा नहीं बोला, आपने कभी मुझसे अपनी तकलीफ शेयर नहीं की, तो फिर इसके बाद बाकी क्या रह गया? मुझे भी थोड़ी अनकंट्रोल डायबिटीज हुई, इंसुलिन भी फेल हो गई, सब कुछ फेल हो गया, पाँव में घाव हो गया, गैंग्रीन होने वाला था। मैं थोड़ा घबराया, मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ अचानक से? ये थोड़ा सा जब तक थोड़ा ज्यादा हुआ तो मैं घबराया। फिर मैंने उनको याद किया, मैंने कहा यार जब वो इस स्थिति में नहीं घबराते हैं तो मैं क्यों घबराऊं? फिर मैं मीडियम को याद करता हूँ, मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल अपने सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मैं उस विस्पर को याद करता हूँ कि बाबूजी मीडियम को क्या कह रहे हैं। बाबूजी कहते हैं ये भुगतना है, अभी और भुगतना है। मैं कई बार बहुत कड़वा बोलता हूँ, ऑब्वियसली जब उससे बात करते हैं, कई बार काउंसलिंग होती है, वो अपने शेयर करते हैं पर्सनल प्रॉब्लम में, आधा आधा घंटा बात करता हूँ। मैं कभी उनको नहीं कहता कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कभी उनको कोई तसल्ली नहीं देता। मैं कहता हूँ ओनली डेवलप ओनली एक्सेप्टेंस एंड फेथ, दैट्स ऑल। अगर मैं ये कहूँ कि ये ठीक हो जाए, ये प्रार्थना करूँ, तो फिर मैं कहीं ना कहीं जो मैं अड़चन डाल रहा हूँ मालिक के काम में। ठीक है, इसलिए मैं मालिक को मैंने एक बार लिखा कि बाबूजी महाराज ने कहा साहब कि अभ्यासियों के उसमें पेन में तो कमी मत करो, लेकिन उसकी सहनशीलता के स्तर को बढ़ाओ। तो आपसे प्रार्थना मेरी ये है कि मेरी सहनशीलता के स्तर को बढ़ा दीजिए। टेस्ट लें, लेकिन उस टेस्ट से कम मेरी सहनशीलता के स्तर को तो बढ़ाएं उस प्रोपोर्शन में। तो कहते हैं ये कष्ट ये तुम्हें परिष्कृत करते हैं, रिफाइनमेंट है, ये अमूल्य है, हमें इन्हें तलाशना नहीं चाहिए पर एक दिव्य उपहार की तरह समझना चाहिए। दाजी अभी यही चीज कहते हैं कि इल्लत जिल्लत किल्लत हमको तलाश नहीं करनी है, लेकिन अगर आ जाती है तो फिर हमको रेबल नहीं होना, उसको स्वीकार करना। तो कहते हैं तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आगे की, तुम वस्तुतः देख सकती हो कि इन पंक्तियों को हर कोई नहीं पढ़ सकता। ये चीजें ऐसी है कि जब तक आपका टाइम नहीं आएगा, इसलिए मैं कहता हूं हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं और सब लोगों ने फील किया है कि कोई ऐसा समय आया है, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है जो इस तरह की चीजें निकल के आई। तो कहते हैं हर कोई इन पंक्तियों को नहीं पढ़ सकता, नहीं तो इतने सारे विस्पर्स पढ़े कोई भी पढ़ लेता ना, पढ़े ही है ना, सबको अवेलेबल है ना। फिर भी कष्ट के यही मायने, कष्ट का मतलब ही यही। ईश्वर को धन्यवाद दो, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें चुना गया। जब भी मुझे तकलीफ होती है मैं ये लाता हूं मन में कि वो तकलीफ हर एक को देते ही नहीं है, जिनको बहुत प्रेम होता है उनसे उसी को तकलीफ देते हैं, ये फैक्ट है। विवेकानंद ने एक जगह लिखा था, स्वामी विवेकानंद ने, कि कितना भी इररिलीजियस विचार लगे लेकिन ईश्वर जो है वो कमजोर का साथ नहीं देता है। ये उन्होंने एक इन्वर्टेंडो लिखा, ऐसे कहता है ना ईश्वर कमजोर के साथ है, वो कहता नहीं, लिखा है उन्होंने ये चीज, हाउ एवर इररिलीजियस इट मे फील। इसलिए कहता है ना आप मजबूत हो तब वो मदद करेगा। तो कहते तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें चुना गया, तुम्हारा हृदय कोमल हो गया। हमारा जो हार्ट है इसको सॉफ्ट करने के लिए पेन बहुत जरूरी है, उसके बिना हार्ट ओपन होता नहीं, हार्ट सॉफ्ट होता नहीं, खुलता नहीं। तो कहते हैं तुम्हारा हृदय कोमल हो गया है। भैया एक बात पूछनी है। जी बोलिए। आपने एक सेशन में ऐसे बोला था कि जैसे विद रिगार्ड टू डायरी राइटिंग या ऐसे कि हमको बाबूजी या दादी को इस तरह से लेटर लिखना है कि हम बहुत ही हेल्पलेस हैं। हाँ, तो वो तो ऐसा ही हुआ ना कि हम बहुत कमजोर हैं। कमजोर कैसे? नहीं कमजोर नहीं है हम, वो कमजोरी अलग है। हेल्पलेस का मतलब मैं पेश कर रहा हूँ कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जी जी अच्छा। कमजोर मतलब मैं उसको फेस कर रहा हूँ, मैं फेस करते वक्त ये नहीं कह दूं कमजोरी कौन सी। हेल्पलेस का मतलब समझिए आप, हेल्पलेस का मतलब है कि मैं इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता। जी ओके। और उससे भी बेहतर बताऊं, मैं सिचुएशन की नहीं सुनिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं हेल्पलेस क्या हूं? मैं हेल्पलेसली हूं, मैं अपना जीवन नहीं चला सकता, वो आप चला रहे। इट्स सम अप। सुनिए, मैं पिछली बात को भी आगे ले जाता हूं। मेरे हेल्पलेस कहने का मतलब ये था मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता जी, जो कर रहे हैं आप चला रहे हैं। मतलब मेरी जो नैया है ये, वो हेल्पलेस का मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूं। उस हेल्पलेस का मतलब ये है कि सब कुछ आप कर रहे हैं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। ये जी ओके, थैंक यू। तो कहते हैं हृदय कोमल हो गया है और आत्मा सौंदर्य की ओर उन्मुख हो गई है। इस संसार में सुखमय जीवन तुम्हें यह परिणाम नहीं दे सकता था। मैं कई बार सोचता हूँ,
मुझे बचपन से इतने सारे पेन मिले, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, और मैं सुख की तलाश करता रहा। तो मैंने बाद में सोचा, एक मुझे जब चारी जी का एक टॉक थी, मैं कभी शेयर करूंगा, नारद के बारे में, कि उन्होंने, एक साहूकार था और एक बहुत पैसे वाला आदमी था। वो लोग की जब शहर को निकले तो जो साहूकार मिला उसने प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा, भैया तुम्हारी जो संपत्ति है दिन दूनी रात चौगुनी हो जाए। फिर आगे चले, गरीब आदमी मिला, उसने प्रणाम किया, उसको आशीर्वाद दिया, तेरी ये गाय मर जाए। नारद ने बड़ा आश्चर्य किया, कृष्ण ये क्या, ये तो अन्याय है। बोले देखो, उस साहूकार को तो मेरी जरूरत ही नहीं थी, उसको तो पैसा चाहिए था, और ये गरीब किसान जो मुझे मांग रहा था, इसके और मेरे बीच में एक गाय आ रही थी, तो इस गाय को हटाना जरूरी था। समझे आप? इसके और मेरे बीच में जो गाय आ रही थी, उस गाय को हटाना जरूरी था। तो ये कह रहे हैं जब तक ये सुख चल रहा है वो परिणाम ही नहीं दे सकता। एक दिन बात करेंगे, वे अप में एक चैप्टर में, एक पूरे पेज में बाबूजी ने लिख दिया है क्या करना है, वो मैं शेयर करूंगा। उसका अंत होता है सैक्रिफाइस ऑफ प्लेजर, आनंद का त्याग। एक लाइन में नीचे बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर बताया एक पेज में क्या करना है, और अंत में जाके कह दिया सैक्रिफाइस ऑफ प्लेजर। तो आनंद का त्याग, तो अगर हम मेरा दर्द पढ़ेंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो इसलिए वो कहते हैं ये सुखमय जीवन तुम्हें ये परिणाम नहीं दे सकता। और फिर जो मैंने आपसे पहले बात की, जो बाबूजी बार बार रिपीट करते हैं, हमसे प्रेम करो और इसे व्यक्त करो बार बार। हम इसे सुनने से नहीं थकेंगे, वो कहते हम नहीं थकेंगे। और हम कितनी बार प्रेम व्यक्त करते हैं मास्टर, कितनी बार। अभी परसों जब कंप्लीट किया था, कल संडे को टॉक अभ्यासियों की, तो उसमें दाजी ने यही कहा था कि म्यूजिक सुनिए और म्यूजिक के साथ हम मालिक की शक्ल रखिए। वो प्रेम व्यक्त करना है, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें। उस वक्त हमारे सामने क्या होना चाहिए? बाबूजी महाराज देखिए खिलाफ थे, उन्होंने कहा था कि अगर ये चीज आपको मालिक से दूर ले जाती है तो नहीं करनी। इसलिए दादी ने भी कल कहा कि ये ट्रिक है, उस वक्त आपको वो पिक्चर याद नहीं आनी चाहिए, विनोद मेरा याद नहीं आ जाएगा उस वक्त, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें। उस वक्त मालिक याद आने चाहिए, और अगर मालिक उस वक्त याद आते हैं तब वो प्रेम व्यक्त करना है। किसी भी तरह किया जाए, गाने के साथ किया जाए बहुत अच्छी बात है, ऐसे किया जाए बहुत अच्छी बात है। 20 अप्रैल 1999, जिससे मुझे बहुत संबल मिला। कहते हैं मुझे भी अपने दोषों को सुधारने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। कैन यू इमेजिन? बाबूजी की डायरियां पढ़ी है, आज क्रोध था, आज ये था, आज ये था। यह बहुत गहरी बैठी हुई प्रवृत्तियां हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें दृढ़ रहना चाहिए। कम से कम अपने को सुधारने का प्रयत्न करो। कोई भी पूर्ण नहीं है, इसलिए ज्यादा दुखी मत हो। कल जब मैं तैयारी कर रहा था थोड़ी सी, तो मेरे एक ट्रेनर हैं परिचित झांसी से, उन्होंने मुझे एक विस्पर भेजा जिसमें यही लिखा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे घर वाले मुझे रोज कहते हैं आपके ध्यान कोई काम का नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, मैं अपना सुधार करूंगा। अगर मुझे तुम लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे हो तो मैं क्यों करता? तुम मेरी छोटी सी बात की भी गलती निकाल करके और मुझे ये कहते हो तो तुम तो मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ठीक है, मैं कभी नहीं कहता। शुरुआत में मैं कहा करता था नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम लोग गलत हो। अब मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, मेरा ध्यान किसी काम का नहीं। मैं मानता हूँ मेरा ध्यान किसी काम का नहीं। मैं जब तक मेरी ये टेंडेंसी जीरो नहीं हो जाएगी मालिक की कृपा से, मुझे कोई मतलब नहीं हो या ना हो, उस दिन तक मैं यही कहूंगा भाई मेरा ध्यान कोई काम का नहीं। दिन भर मुझे ये सुनना पड़ता है, जब भी कोई छोटी से छोटी, बहुत बड़ी बात ही नहीं करता मैं, कोई लड़ाई झगड़ा बहस की बात, छोटे पे मैंने कमेंट कर दिया कोई, तो फिर आपका ध्यान क्या काम का? बहुत अच्छी बात है, तो मालिक ने रिमाइंड करा है, बात खत्म हो गई। तो जो प्रवृत्तियां हैं उनको हमको दूर करने का प्रयास करना है, और इतना आसान नहीं है। अप्रैल 1999, यदि तुम छोटे बच्चे जैसे नहीं बनते हो तो तुम स्वर्ग के साम्राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकोगे। ईसोपदेश, मैथ्यू 18:33। तो कहते हैं तुम्हें बचपन की सरलता को, हृदय के आवेगों को फिर से खोजना चाहिए। यह बहुत ब्यूटीफुल चीज है जो मैंने काम किया, ये काम मैंने किया है। मैंने अपने अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने दिया कभी भी।
उसको जिंदा रखा। एक बहुत खूबसूरत गजल है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर वक्त हादसा होने से डरता है। बहुत खूबसूरत है, आध्यात्मिक है, इसलिए सुनाता हूँ। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर वक्त हादसा होने से डरता है। न बस में जिंदगी इसके न काबू बात पर इसका, न बस में जिंदगी इसके न काबू बात पर इसका, मगर इंसान है कि कब खुदा होने से डरता है। मगर इंसान है कि कब खुदा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में है मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में है मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। चैरी जी ने यही कहा था, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो। मैंने रखा, मैंने टू सम एक्सटेंट बहुत मैं उसको रख पाया। मैं बड़ा होना ही नहीं चाहता था। मैंने जो दुनिया देखी, जब मैं बड़ा होने लगा तो मुझे लगा ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं जैसा अंदर था वैसा बाहर था। बिल्कुल स्पष्टवादी, मुंह पर बोल देने वाला, कोई छल कपट नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैंने अपनी माँ से एक दिन सवाल किया कि मम्मी देखो, मेरे जो फैमिली थी, हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस है, हीरे का। मेरे पिताजी ने करने नहीं दिया, वहीं बिठा दिया छोटी सिटी में। मैं कुछ खास पढ़ नहीं पाया, तो मैंने मेरी माँ से सवाल किया एक दिन कि माँ मेरा क्या होगा फिर, मैं कैसे कमाऊंगा, मुझे बिजनेस आता नहीं, मुझे बातचीत करनी आती नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मेरा होगा क्या, जीवन कैसे चलेगा। एक ही जवाब दिया उन्होंने, मारवाड़ी में हम लोग बोलते हैं, नाम है भाई भोलारा भगवान हुए। मीन्स जो सीधा है उसकी टेक केयर भगवान करेगा, और वो हो गया। आज मैं अपने सभी पूरी फैमिली में, फाइनेंशियली तो नहीं कहता, अदरवाइज काफी मैटर्स में, और तो फाइनेंशियली भी सब कुछ ठीक ठाक हूं, मैं आगे हूं। तो ये होता है जब वो कहते हैं कि अपनी सरलता जो अंदर की है। बाद में मुझे आके पता पड़ा सहज मार्ग में कि इस सरलता के लिए तो मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ती। अगर मैं इस सरलता को जिंदा नहीं रखता तो पता नहीं मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती। हृदय के आवेगों को फिर से खोजना चाहिए, खूब आवेग आना चाहिए। अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने में मत डरो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। चारी जी कहते थे, ग्रेटिट्यूड इज ओनली एक्सप्रेस्ड थ्रू टीयर्स। आंसू आने चाहिए। अपने मध्यम वर्गीय शिक्षा के मानदंडों को त्याग दो। मेनली प्रॉब्लम यह है कि सिखाई यही दिया गया है, तुमको होशियार बनना है, दुनिया खा जाएगी तुमको, नहीं तो खड़ा नहीं रहने देगी, सारी दुनिया बदमाश है। सुना ही है ये सब बचपन से, सारी दुनिया बदमाश है। कहते हैं मध्यम वर्गीय शिक्षा के मानदंडों को त्याग दो, इस बुद्धिवाद को जो तुम्हें निरंतर सीमित करता है और तुम्हारी प्रगति को बाधित। अंतिम एक, क्योंकि प्रोग्राम लंबा होता जा रहा है, छोटा करेंगे। कहते हैं ये है सहज मार्ग पद्धति पर 6 जून 1999। हमारी पद्धति को इसकी वास्तविकता से कम आंका जाता है। लोगों के लिए कह रहा है, लेकिन हम भी यही करते हैं। हमें पता ही नहीं है क्या मिल क्या रहा है, स्पिरिचुअली क्या मिल रहा है, क्या हमको पता है। बहुत अच्छा है साहब, सहज मार्ग बहुत अच्छा, क्या अच्छा है पता है क्या, किस लेवल का अच्छा पता है क्या, नहीं। तो कहते हैं और इसका अनुचित उपयोग किया जाता है, तुम इसकी उच्चतम संभावनाओं से लाभान्वित नहीं होते। क्यों नहीं होते? बाबूजी महाराज कहते थे, भाई सब शांति मांगते हैं और मैं शांति दे देता हूँ, फिर विवश हो जाता हूँ। जो हायर चीज मैं देना चाहता हूँ वो नहीं दे पाता। सब लोग तो शांति मांगते हैं, तो मैं शांति दे देता हूँ। वो कहते हैं इसकी उच्चतम संभावनाओं से सब लाभान्वित नहीं होते। कुछ कुछ तुम्हारे दिमाग की तरह, जिसके संसाधनों के केवल एक बहुत छोटे से हिस्से का तुम उपयोग करते हो। कितना? 2%। उसी तरह कितना पोटेंशियल है, उसका हम क्या यूज करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग अंत तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पी हैं, इसके द्वारा पूरी तरह से लाभान्वित नहीं होते। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? जो लोग अंत तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पी हैं, वो भी। एक बार मिल जाए, ये रास्ता एक खदान की तरह है जिसे खोदना है। यह तुम्हें अपने खजाने को धीरे धीरे प्रकट करेगा। चाहो और तुम्हें मिल जाएगा। कितने ईसाइयों ने इस शब्द को सही मतलब में समझा है। जीसस क्राइस्ट ने कहा था ना, चाहो और मिल जाएगा। कहते हैं तमाम लोग खजाना पाना चाहते हैं और कुछ लोगों को मिल जाता है।
ये प्रकाशमान दीप जो तुम्हें दिया गया है विशेष रूप से प्रभावी होता है कि तुम्हारे अंदर है कि इसका उचित उपयोग करो, सूरज को भीतर चमकने दो, इसे घटाकर एक कमजोर लौ मत बनाओ। इस अथाह सोने की खान में स्वयं के भीतर की गहराइयों के और अंदर जाओ। अगर तुम ऐसा सचमुच में चाहोगे तुम इस व्यक्तिगत खोज को पूरा कर लोगे और तुम देखोगे हमने बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, बड़ी आसानी से कह दिया। अगर तुम सचमुच में इसे चाहोगे। अब ये सचमुच बड़ा मैजिकल चीज है जितेन भाई। क्लेवर इंटरेस्ट इज अ क्लेवर फिश। यस ब्रदर। ठीक है, अगर तुम सचमुच में ऐसा चाहोगे तुम इस व्यक्तिगत खोज को पूरा कर लोगे और तुम देखोगे हमने बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया। बहुत बड़ा चढ़ाकर लगती है ना बातें, मैं आपको बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती है। तुम में सूरज का सामर्थ्य है और तुम एक अवतरित दिव्य जीव हो। वह मशालें बनो जो पूरे विश्व को प्रकाशमान कर दे। इन सब बातों पर ध्यान करो, सिर्फ दिमाग से नहीं परंतु दिल से। छिपे हुए मार्ग को खोजो, वह द्वार जो अंतिम लक्ष्य कर ले जाता है। स्वयं को कुछ कष्ट देकर तुम्हें यह करना चाहिए, यह इसके लायक है। क्या कह रहे हैं? कुछ कष्ट, ज्यादा नहीं। 95% तो संस्कार ऐसे ही मिटा देते हैं, 5% है कुछ जिससे हम इतना घबराते हैं। हम तुम्हें राजी करने के लिए और क्या कह सकते हैं बताओ? कहते हैं ये छिपी हुई गुफा तुम्हारे भीतर है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसकी गहराइयों में और उतरती जाओ। हैदर भाई कल जो शेयर किया था शेयर करें इस पर 18 दिसंबर, मैंने तो याद कर लिया। नमस्ते भैया, नमस्ते सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। विस्पर को लेके काफी संदेह रहता था शुरू में, जब ज्वाइन किया समझ में नहीं आता था। 2019 में मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया, उनका इंतकाल हुआ। डेफिनेटली जब कोई परिवार का जाता है तो बहुत अफसोस होता है, डजंट मैटर उनकी उम्र क्या रही होगी। एक दिन इन्होंने यही बुक जो भैया ने आपको दिखाया उठाया और एकाएक इसका एक पन्ना खुलता है और रियली अभी मैं आपको बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पेज नंबर 8, 324 पन्ने की किताब है। एक्सीडेंटली खुला कि कैसे खुला खुदा जाने। और डेढ़ लाइन का विस्पर है, ओनली 1.5 लाइन। शुक्रवार 18 दिसंबर 1992 प्रातः 11:45 बजे। ज्यादा चिंता मत करो, वह चले गए हैं। जस्ट लिसन टू द वर्डिंग। बाबूजी कहते हैं ज्यादा चिंता मत करो, वह चले गए हैं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुमने यह सोचा कि मैं उनको असहाय छोड़ दूंगा? लाइन समझ में नहीं आ रही थी। 7 जनवरी को हुआ, हम लोग मिर्जापुर मेरा घर है, जाके अंतिम संस्कार करके वापस आ गए। और 10 जनवरी की बात है। हम दोबारा गए वहां 24 जनवरी को। 27 जनवरी को उनका 40वां, जो जैसे आपके यहाँ 13वीं होती वैसे 40वां की एक रस्म थी। मिर्जापुर के एक प्रिसेप्टर वो बोले कि भैया मैं आऊंगा आपसे सिटिंग लेने के लिए। मैं बोला आ जाइए। और आए सिटिंग लेने के लिए, उल्टा वो मुझे, मैं बोला कि जब आए हो तो हमें सिटिंग दे दो। और आई वाज सरप्राइज्ड आफ्टर सिटिंग, वो बाहर आकर के इधर उधर टहल रहे थे। हमने बोला क्या हुआ? बोला भैया एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जो चले गए वो कौन थे? मैं बोला यार मेरे मामा थे और मेरे पत्नी के पिताजी थे। क्यों, क्या हुआ? बोले भैया समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या थे। मैं बोला क्यों? बोले कि बड़ी विशिष्ट आत्मा थी। तब मैंने ध्यान किया कि वो कितनी विशिष्ट रहे होंगे कि 10 जनवरी को, जब ये 7 जनवरी को हुआ, मैं वहां पे प्रेजेंट था। और जनवरी 10 से जनवरी 13 उनके परिवार के जो 6 लोग वहां थे, इनकी बहनें छोटी, ब्रदर्स, 6 के 6 लोग, 3 दिन मैंने उनको सिटिंग दी और वो सब अभ्यासी हो गए। तो वही वो बोलने लगा, बोला कि आप सोचिए कितनी विशिष्ट आत्मा होगी कि आपके परिवार में आप मियाँ बीवी 2 लोग थे, आपके बच्चे 2-4, और जाते जाते वो 6 अभ्यासी और हो गए। और उनसे अभी तो खैर परिवार का शायद ही 2-3 लोग जुड़े हैं जो 15 साल के ऊपर हैं और अभ्यास नहीं करते। एक लाइन में बस समअप कर रहा हूं, कभी भी आपको लगे कि आप डिप्रेशन में चले गए हैं, आपकी दशा बहुत बदल गई है,
आप ध्यान करना ही नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा आएगा, मालिक का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। आप कहीं से 2-3 विस्पर उठा के पढ़ जाइए, दिव्य लोक से संदेश। और अगर आपकी दशा न बदले तो आप हैदर अली को जरूर याद करिएगा, क्योंकि मैं अपना बिल्कुल व्यक्तिगत सर, अनुभव से शेयर कर रहा बिल्कुल हूँ। बदलती है, बदलती है। इट चेंजेस योर कंडीशन इंस्टेंटली। जैसे इंस्टेंट कॉफी होती है ना, 2-3 विस्पर, डजंट मैटर किस तारीख का है, क्या कहा है बाबूजी ने, क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल इसकी चिंता मत करिए। 1-2 विस्पर अपने मोबाइल में उठाइए, दिव्य लोक से संदेश पढ़िए, आपकी पूरी की पूरी दशा बदल जाती है। जरूरी भी नहीं कि आप इसको अक्षरशः समझें, ये भी जरूरी नहीं कि इसकी हर लाइन आपके लिए ही हो, लेकिन यकीन मानिए जब आप इसको समझने लगेंगे धीरे धीरे ना, तो लगेगा जैसे सारे विस्पर आपके लिए ही लिखे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है। बस यही शेयर करना था। शुक्रिया भैया मौका देने के लिए। एक दिन मैं भी ध्यान में बैठा था और मुझे बड़ी परेशानी थी, कुछ बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया था, तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, बीमारियां तमाम बढ़ती जा रही थी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। ध्यान में लगा जैसे बाबूजी कह रहे हैं भाई कि ये तुमको इल्लत जिल्लत किल्लत तुम्हारे फायदे के लिए दी गई है, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? मुझे मेरा उत्तर मिल गया, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने डरते डरते मास्टर से शेयर किया, मैंने कहा पता नहीं कहेंगे यार कि भाई ये तुम लोग क्या सोच लेते हो ऐसे। उन्होंने बताया ये अच्छी चीज़ है, ये प्रोफाउंड है कि आपको इस तरह का समझ में आई चीज़, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। जब एक साथ सब कुछ आया तो मैं उसको थोड़ा सा हिला, ये एक साथ सब कुछ क्या हुआ, एक साथ क्यों हुआ मेरे साथ। द मोमेंट उन्होंने जब समझाया कि भाई ये तो सब कुछ अच्छे के लिए है, तो तुम क्यों मानते हो ऐसा कि इसमें कुछ परेशानी है, उसके बाद फिर नहीं सोचा मैंने। ये चीज़ जब आती है तब समझ में आती है कि जब पढ़ते हैं ये चीज़, और जिस तरीके से उस स्टेट में आकर पढ़ें और समझने के उद्देश्य से, अंदर एक क्रेविंग होनी चाहिए बेसिकली कि हम उसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं। खाली पढ़ना मियर कि भी हम पढ़ लेंगे असर करेगा, लेकिन उतना नहीं जितना क्रेविंग हो कि मुझे इस वक्त कुछ मिलना चाहिए समझने के लिए, इनर गाइडेंस आनी चाहिए मेरी। उस वक्त तो गाइडेंस आपको कहीं से भी आएगी। पड़ता है लोगों के आपके व्यक्तिगत अनुभवों से। अच्छा ब्रदर, मेरा ना मैं कॉल में जा रहा हूँ अभी जी, बस समाप्त करते हैं अब। हाँ आप जाइए चलिए। नहीं ब्रदर, आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन मुझे जस्ट मोबाइल पे कॉल कर देना, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। आप फ्री। उर्वेश भैया एक लाइन थोड़ा शेयर कर लो, भूल गया मैं कहना जी। इस बार जिस दिन का है 18 दिसंबर, तो मैंने इनको बोला अपनी पत्नी को, मैंने तुम्हें याद है 18 दिसंबर को क्या है? 18 दिसंबर इनका बर्थडे है। हाँ बताया था आपने। सोचिए 92 में और 18 दिसंबर को एग्जैक्टली ये लाइन आई होगी, कब हम पढ़ रहे हैं इसको 2017 में। चलिए साहब, और कोई शेयर करना चाहे, कोई बात हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते। हाँ अंकल, मुझे ये पूछना था कि प्राणाहुति कैसे महसूस की जाती है? ये अभी बात नहीं कर, मैंने शुरू में एक ही चीज कही थी आपको कि जो विषय है हम उससे नहीं भटकेंगे। हमारा विषय आज विस्पर्स का है। ये आप मुझसे फोन कर सकते हैं, नंबर मेरा चैट बॉक्स में डाला हुआ है, आई एम ऑलवेज देयर, कोई भी तरह की बात हो। लेकिन ये जो चीज है ना अभी, क्योंकि फिर लोग फिर बातें करने, उसका हमारा मतलब जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। सॉरी, आप मुझे फोन कर सकते हैं, हम बात करेंगे। भैया एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं एसपी सिंह कानपुर से। बिल्कुल सब। ये डिफरेंस जो विस्पर्स का है, एक वाकया मैं बताना चाहता हूँ कि मैं विस्पर्स सुबह पढ़ता था और मेरी मिसेज कन्फाइंड टू बेड हो रही थी और कोई अच्छी मेड नहीं मिल रही थी जी। तो एक विस्पर जिसमें मदर हेलन को बाबूजी ने लिखा था जी कि अब तुम्हारी सहायता के लिए मैं एक आत्मा, एक सोल भेज रहा हूँ। जी हाँ। और वो स्थिति से हम गुजरे और वो हमारे यहाँ दूसरे दिन एक मैड ने एंट्री ली जो आज तक अभी भी ख्याल रख रही है और माय वाइफ इज स्टिल, वो बिल्कुल एक्टिव हैं, अब कोई उनको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस समय वो बहुत ऐसी स्थिति में थी कि वो खड़ी नहीं हो सकती, तो काम नहीं कर सकती थी और जो उनके मुताबिक जो काम होना था वो दूसरी मैड नहीं कर रही थी और उसका टेंशन भी उन्हें बहुत था, इसीलिए और परेशान थी। और वो विस्पर मैंने फिर शेयर जो पढ़ा तो फिर मैंने मिसेज को बताया और वो एक जिसे कहते हैं हादसा मेरे जीवन का, विस्पर की गाइडेंस का, जो हाँ वो आज तक मेरे यहाँ वो सोल आई हुई है, वो मेरे यहाँ घर के तरीके से काम करती है, इस तरीके से है। तो याद आ गया भैया कि हम शेयर कर लें। बहुत अच्छा, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है साहब, हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैं बोलता रहूं तो क्या मतलब,
जी जी, नहीं इंटरेक्टिव नहीं, सेशन होना चाहिए, लोग ये बात करें। वाकया ये वाकया मेरे साथ आया। फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को विस्पर पढ़वाया, देखा जो लोग हमसे संबंधित थे, जो ये देख रहे थे कि इतनी प्रॉब्लम में है वो, और इतनी उस तरीके से इलाज में है। और उस समय वो जैसा मदर हेलन के लिए बाबूजी साहब ने व्यवस्था की थी, उसी तरीके से शी इज स्टिल, वो आज तक हमारे यहाँ काम कर रही है और उसी जिम्मेदारी से कर रही है। थैंक यू भैया। हाँ ब्रदर, मैं नागपुर से हूँ, गौरी। अभी जैसे हैदर भाई साहब ने जो बताया विस्पर के बारे में, मैं भी बहुत साल से विस्पर रेगुलर पढ़ती हूँ। इंग्लिश का इतना मुझे नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं पढ़ती हूँ, और हिंदी में तो समझ लेती हूँ, लेकिन इंग्लिश इतना समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश समझ लेती हूँ। पर जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे आंग में पूरे ऐसे रोंगटे आ जाते हैं। समझ जाते हैं, अच्छी बात है। इसमें लैंग्वेज की बात ही नहीं, मैंने बताया था ना, मेरी मदर का मैंने आपको एग्जांपल हाँ। दिया, या जो एक अभ्यासी जब इंग्लिश में आते थे, हिंदी में अवेलेबल नहीं थे हमारे सेंटर के, उन्होंने फील किया है, बहुत लोग फील करते हैं। इसलिए तो कहते हैं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ये वाइब्रेटरी लेवल पर काम होना चाहिए। हाँ, लैंग्वेज इसमें कोई तो बीच में जैसे मोबाइल में नहीं आते थे हमारे यहाँ विस्पर, तो फिर मैंने फोन किया हमारे सेंट्रल इंचार्ज को कि भैया आपने क्यों बंद कर दिया, तो बोले कोई पढ़ते नहीं है, ऐसे मेरे ध्यान में आया। मैं बोली भैया कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मैं तो पढ़ती हूँ, भला ही मुझे इंग्लिश का इतना नहीं समझ में आता, पर हिंदी का समझता है, मैं रोज डेली पढ़ती हूँ, मतलब वो। तो फिर उन्होंने भेजना शुरू कर दिया फिर से। तो बिना विस्पर पढ़े मुझे अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। यही मैं शेयर करना चाहती थी आपसे। थैंक यू भैया। जैन साहब, हाँ मैं चैन सिंह पवार बोल रहा हूँ। जैन साहब, नाम बताने की जरूरत नहीं साहब। हाँ, मैं बहुत ही सुंदर वार्ता की आपने, और इतने टाइम से विस्पर्स पढ़ रहे हैं और रोजाना पढ़ रहे हैं, कुछ मनन भी कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से विस्पर को पढ़ना है आज समझ में आया है। आगे मनन भी करेंगे और इस तरह से कोशिश भी करेंगे। आपके डायरी राइटिंग के बाद में मैं डायरी राइटिंग शुरू की, और उसका असर ये हुआ कि रोजाना जो मैं डायरी राइटिंग करता हूँ, और वो जो डायरी राइटिंग के नीचे कोट होता है कि जैसे डिस्ट्रॉय योर क्रिएशन एंड हिज क्रिएशन कम्स इनटू बीइंग, मैं ऊपर वो लिखता हूँ ध्यान की बात, और नीचे करीब करीब रोजाना 7 दिन से हो रहा है, वो कोटेशन मुझ पे ही लागू होता है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए जो आपने धन्यवाद आपको साहब, आपने अटेंड किया, आप लोग सुनते हैं, मैं तो माध्यम हूँ, खाली मालिक बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मेरा कोई रोल ही नहीं है सर। प्रणाम प्रणाम अंकल। मैं भी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जरूर सबको। जरूर, इसीलिए प्लेटफॉर्म। हाँ अंकल, अभी तो आपने जो विस्पर के बारे में बताया कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, ये आपने बहुत अच्छा बताया, जो कि अभी गौरी भैया ने खुद उसको एक्सप्लेन किया। तो अब मैं उसको उसी तरीके से पढ़ने का पूरा प्रयास करूँगी। और एक 2019 का एक्सपीरियंस है हमारा। उस वक्त मेरे हस्बैंड थोड़ा बीमार थे, और मैं मैक्स दिल्ली लेकर उनको गई थी। वहाँ एडमिट थी 1 दिन के लिए उनको लेके, जिसमें उनकी किडनी का बायोप्सी करना था। और रात में जिस रूम में थी मैं उनको लेके, वहाँ बगल में एक पेशेंट और थे। तो करीब 10:30 से 11 बजे के बाद हस्बैंड को नींद नहीं आ रही थी, और मैं भी बहुत बेचैन हो गई, जो कि मैं रेगुलर प्रेयर करती हूँ, ध्यान करती हूँ। और मैंने उस दिन ऐसा मुझे लगा कि जैसे कि वो भी बहुत बेचैन थे, सो नहीं पा रहे थे, और मैं भी परेशान थी उनको देख कर के कि क्या बात है कि वो नहीं सो पा रहे हैं। फिर जैसे मुझे दादाजी अंदर से कह रहे हो उठो और क्लीनिंग करो, उठो क्लीनिंग करो, और मैं 11:30 बजे के आसपास करीब मैं बैठी क्लीनिंग करने। मैं तुरंत उठ के बैठी, मैंने क्लीनिंग शुरू किया, और क्लीनिंग करने के करीब आधा पौन घंटे, मतलब 45 मिनट वो क्लीनिंग चली। और उसके बाद मैंने देखा कि हस्बैंड, जब तक मैंने आंखें खोला, हस्बैंड तो आराम से सो गए, और मुझे भी काफी रिलैक्स महसूस हुआ। तो जैसे लगा कि कुछ ऐसी चीज थी जो दाजी ने ही उसको हटाया, और चीजें क्लीन हो गईं।
तो सच में हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ऐसे गुरु मिले हैं जो कि हमें हर वक्त अपनी अनुभूति और अपना एहसास, उनके रहने का एहसास हर वक्त हमारे साथ होता है। जी सर, प्रणाम अंकल। मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ जी सुधा जी। कि सेकेंड वॉल्यूम में जो प्रस्तावना बोलते हैं ना, इंग्लिश का मैं तो मेरे पास है, तो उसमें चारी जी ने लिखा ही है कि मियर रीडिंग मैं बोल चुका हूँ, ये मैं बोल चुका करने हूँ, से क्लीनिंग मैं हो बोल जाती चुका हूँ, इसी सेशन में बोला है मैंने। हाँ, तो इसकी वजह से मुझे लगता है ये क्लीनिंग होता है, और वो वाइब्रेशंस जो फील करते हैं जो लोग, उसी वजह से जो होता होगा कि क्लीनिंग होता है तो ट्रांसमिशन अपने आप बहने लगती है। वो एक है। और दूसरा एक बात है कि जब मेडिटेशन मेरा इतना कभी कभी लगता है ना इफेक्टिव नहीं हो रहा है एक पूरे वीक में, तो मैंने विस्पर पढ़ना शुरू किया। पहले विस्पर पढ़ती थी और बाद में मेडिटेशन करती थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि मुझे वो रियलाइज होने लगा कि क्लीनिंग हो रहा है अपने आप से, तो कोई विचार तो आना ही नहीं है ध्यान में। तो उसकी वजह से मेरा ध्यान बहुत इम्प्रूव होने लगा। जल्दी एक दो लाइन पढ़ती थी तो डूब जाती थी उसके बाद। तो ये सच में ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा। चलिए फिर समाप्त करें सेशन। जी, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैनी थैंक्स। धन्यवाद सर। नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने विशिष्ट सत्र के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जो प्रेम मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। थैंक यू भैया। फोन आ रहे हैं और मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, प्रणाम सर, प्रणाम। और इतना लोग प्यार दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू नमस्ते भैया, बहुत अच्छा भैया लगा। भैया भैया अगले प्रोग्राम की सूचना मैं जरूर दे दीजिएगा। दूंगा आपको। और मैं चाहता हूँ आप लोग अपने सेंटर पर कुछ ट्राई करें। ये तो कर ही रहे हैं, ये तो मैं भेज ही देता हूँ। आपके सेंटर पर कुछ 4 लोग होंगे तो भी चलेगा। कोई जरूरत नहीं कि आप कोई बड़ी मीटिंग करें, गैदरिंग करें। मैं चाहता हूँ जैसे गोवा, नासिक, अहमदाबाद, पंजाब इन्होंने कराया अलग अलग जगह, जो भी आप लोग हैं अपने सेंटर पर अपने घर के 4 लोग इकट्ठे होइए। आई एम देयर। मुझे कोई जरूरत नहीं है कोई ज्यादा लोगों की। ठीक ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भैया। आपका धन्यवाद। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते ब्रदर। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते मीना जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। उषा जी कहाँ से हैं? उषा शुक्ला ये कहाँ से हैं? ऑन राजेंद्र सिंह जी।
शिव कुमार जी दीक्षित। शिव कुमार जी भाई साहब। शिव कुमार जी भाई साहब। लग रहा भैया सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, शिव कुमार दीक्षित भाई साहब सब इंस्पेक्टर हैं और यहाँ पहले पोस्टेड थे लखनऊ में। लखनऊ से अभी मुरादाबाद ट्रेनिंग सेंटर में बहुत बढ़िया वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत जो अच्छे। वहाँ के पुलिस। हैदर भाई साहब आपका बहुत धन्यवाद, आपने जितने पेन से काम किया है ना, मतलब मैं एक आदमी ऐसा चाहता था एक्चुअली, मुझे मिला नहीं कभी कोई कि जो इस तरह से मेरे साथ काम कर सके। मतलब आपने बहुत ही पेन से जो इसको आगे किया है, बहुत भैया तहे दिल से सब शुक्रिया। वही करते हैं भैया, सब वही करते हैं, हम लोग छोटे छोटे मोहरे ये हैं बस। सुनीता बरुका जी ये कहाँ से हैं? सुनीता बरुका। ब्रदर औरंगाबाद महाराष्ट्र। अच्छा औरंगाबाद। कल आपका आया था क्या फोन? मेरा नंबर कुछ बच्चा बीच में कर रहा था, डिलीट हो गया। कल आपका आया था क्या मैसेज? हाँ ब्रदर। हाँ मुझे वापस कीजिएगा, वो कोई डिलीट हो गया, सॉरी। आप मुझे हाँ, वापस कोई- मैसेज करना, वो डिलीट हो गया। जी ब्रदर। मैं बहुत सॉरी फील कर रहा था, बच्चा कर रहा था, कुछ चला रहा था, उसका हाथ लग गया। तो आप मुझे इतना बिजी नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा था उस वक्त कि एकदम से ये। नहीं। आप मुझे वापस भेज दीजिए, बाय नेम भेज दीजिए। ओके। और आपके सेंटर पर हो सके तो प्रोग्राम कराएं, हम मिलेंगे आपके सेंटर के लोगों से, कोशिश कीजिए। जी ब्रदर। आपके सेंटर के कुछ लोग चाहें तो अपन मीट रख सकते हैं। हाँ, आप बात कीजिए आप। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा ब्रदर आपका प्रोग्राम, बहुत ही बढ़िया। चलिए साहब इजाजत लेते हैं, थैंक यू।